नमस्कार दोस्तों, विजय किरण में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 मार्च 2023 को जो पेपर हुआ था आपका कॉमर्स का उसको, और साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन है जिन पर आपको आपत्ति लगानी चाहिए। कुछ क्वेश्चनों पर स्टूडेंट ने आपत्ति लगाई जा चुकी है, कुछ अभी भी क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर आपत्ति लगाई जानी चाहिए, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उन हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो नोट्स से आए हैं तो उनको हम रेफरेंस के साथ आपको बताते जाएंगे कि नोट्स में इस क्वेश्चन को कहाँ पर डिस्कस किया गया था, और वो क्वेश्चनों को भी यहाँ पर हम डिस्कस करते जाएंगे कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली जो है नोट से आया है। एक और जो बात आपको मैं कहूंगा वो ये कहूंगा कि अपनी जो वीडियो की क्वालिटी है, आप क्या करिएगा, आप वीडियो की क्वालिटी को हायर पिक्चर क्वालिटी सेट कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए पीबी ने जो ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, पेपर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें दिक्कत ये है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों होने के कारण इसमें आपका जो वर्ड है वो वर्ड काफी छोटे हो जाते हैं, तो आपको सही से ना दिखें। इसलिए अगर आप हायर पिक्चर क्वालिटी यूट्यूब में सेट कर लेंगे तो आपको ये वीडियो अच्छे से दिखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 35 पर। 35 क्वेश्चन जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसमें बताया गया था कि आपकी टोटल लायबिलिटी 17,000 है और इक्विटी जो है 40,000 की है। तो क्या आंसर होना चाहिए? तो इसका आंसर होना चाहिए 57। ये बिल्कुल कहां से आया है? ये बिल्कुल क्वेश्चन जो आया है वो आया है अकाउंटिंग इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 35 जो है अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है। देखिए, पूंजी प्लस दायित्व बराबर संपत्तियां होती है। तो ये पूरा की पूरा नोट्स के साथ आपको क्लासरूम में डिस्कस किया गया था एक कंसेप्ट, और ये कंसेप्ट पर ही क्वेश्चन बेस्ड है। इसमें देखिए जो मैंने आपको डिस्कस किया था, नीचे पूंजी निकालने को क्या था, इस बार उन्होंने पूंजी दे दी और आपसे पूछ लिया संपत्ति का टोटल। तो आपको क्या करना था, अपना 17,000 और 40,000 को टोटल करना था, 40,000 को टोटल करना था और आपके पास आंसर आ जाता। क्या आ जाता? संपत्ति 57,000 रुपए। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है वो कहाँ है? क्वेश्चन नोट से पूरा की पूरा आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या है? 57,000, जो कि दे रखा है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर, जो कि मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। तो चलिए मैनेजमेंट वाले सर आपसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 37 देखिए किस पर आपसे क्या पूछ रहा है, ये प्रबंध का कार्य नहीं है। तो देखिए प्रबंध के कौन कौन से कार्य हैं ये सब आपको क्लास में डिस्कस कर रहे थे। ये देखिए आप प्रबंध के कार्य में, तो देखिए आपका प्लानिंग भी होता है, उसके बाद आपका संगठन, ऑर्गेनाइजेशन और ये कंट्रोल, नियंत्रण, ये सभी देखिए प्रबंध के अनेक कार्य होते हैं जिसमें नियोजन, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन, ये सभी डिस्कस कर रहे थे क्लास में। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पर उसने वर्ड क्या यूज करा था, कोऑपरेटिंग, और देखिए सहयोग करना, तो ये नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पर अकाउंट वाले सर आपसे बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, इस पर आपत्ति ऑलरेडी लगाई जा चुकी है और इसका आंसर जो है वो आंसर आएगा इसका 12,000। क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर 12,000 आएगा। वो कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि 5 लाख रुपए उसकी फिक्स असेट से और 1 लाख रुपए क्या करना है, उनको प्रॉफिट कमाना है। 5 लाख रुपए उनकी फिक्स असेट से और 1 लाख रुपए उनको क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो डिजायर प्रॉफिट के साथ अगर हम फिक्स कॉस्ट भी रिकवर करेंगे तो मिनिमम कितनी सेल करनी पड़ेगी हमको? तो हमको इतनी सेल करनी पड़ेगी कि हम 6 लाख रुपए का क्या कर पाए, 6 लाख रुपए की अर्निंग कर पाए। तो उसके लिए हमें कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी? तो मैंने आपको यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व करके यहाँ पर रखा हुआ है। क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पर चले आते हैं तो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिख जाएगा आपको। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 लाख रुपए कमाने थे, फिक्स कॉस्ट 5 लाख रुपए थी, साथ ही साथ क्या है 5 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट थी, और डिजायर प्रॉफिट कितना था, तो वो था 1 लाख रुपए। ये आ गया। नीचे वो बोल रहे थे सेलिंग प्राइस आपका 100 रुपए था प्लस 50 रुपए उसकी वेरिएबल कॉस्ट थी, तो कितना आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा 50 रुपए। तो ये टोटल करा हमने 6 लाख, इसको डिवाइड करेंगे 50,000 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 12,000 रुपए। तो 12,000 यूनिट जो है इसका आंसर आएगा। एग्जामिनर ने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एग्जामिनर, और ये हमने डिस्कस भी करा था आपको क्लास में, इसके साथ क्लास में अपन ने डिस्कस किया था। ये वाला मैंने आपको बोला था कि अगर कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, शॉर्टकट के लिए आपको क्या करना है, आपको जो जो फिगर दे रखे हो उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट वो कितना बोल रहे थे, 1 लाख रुपए कमाने का, तो यहाँ पर 1 लाख रुपए आ जाता है, यहाँ पर कितने आ जाते हैं 5 लाख रुपए आ जाते हैं, यहाँ पर 5 लाख रुपए आ जाते हैं, और बाकी सारी देखिए सेल फिगर जो है अपने आप निकल जाता है। ये भी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, डिस्कस किया था मैंने आपके साथ। और इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, इसके पूरे एग्जांपल भी डिस्कस किए थे। तो ये क्वेश्चन वही है। तो ये क्वेश्चन जो है क्या होगा, क्वेश्चन ये होगा, चेंज इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 12,000। क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा 12,000, इसका आंसर आएगा। तो अब या तो पीबी इसका आंसर चेंज करेंगे या फिर ये क्वेश्चन जो है कैंसिल होगा। इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डिबेंचर जिसको आफ्टर एक
एक्सपायरी डेट मतलब एक डेट स्पेसिफाइड डेट के बाद उसको क्या करना पड़ता है, रिडीम करना पड़ता है। तो कौन से होते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर होते हैं। तो इसको देखिए हमने डिस्कस करा था कहाँ पर, हमारे क्वेश्चन नोट्स में डिस्कस किया था, ये रहा। जब डिबेंचर चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें सारे टाइप पढ़ाए थे, तो उसमें ये भी था कि रिडीमेबल डिबेंचर क्या होता है। रिडीमेबल डिबेंचर एक निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद इसको क्या करना पड़ता है, हमको इसका विमोचन करना पड़ता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर या विमोचनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से आया है और ये क्वेश्चन पूरी तरह से सही भी था। तो ये क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह से नोट से एकदम आपको पढ़ाया गया था जो क्लास में, उसी पर बेस्ड था। ठीक है, इसके बाद जो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कवर नहीं करा है क्योंकि देखिए क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल के अलावा बाकी सारे प्रिंसिपल हमने कवर करे थे। तो ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल में ही क्या कहा जाता है कि ऑब्जेक्टिव एविडेंस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव एविडेंस को लेकर के चलता है। ये वाला क्वेश्चन ये लिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 मैनेजमेंट वाले सर ने आपको और डिटेल में भी आपको मैनेजमेंट वाले सर ने डिस्कस किया था। तो मैनेजमेंट वाले सर आपको इसको रिलेवेंट आपको बताते हैं कि कहां से ये क्वेश्चन नोट्स में से आया है। देखिए क्वेश्चन जो 41 था आपका, ये पार्टनर पे था। ये देखिए, एक भागीदार जो केवल पूंजी का योगदान कर रहा है, मतलब वो उसकी कैपिटल लगा रहा है और लेकिन प्रबंध में भाग नहीं लेता है। तो ये हमने जब टाइप ऑफ पार्टनर्स पढ़े थे, साझेदारों के प्रकार पढ़े थे, तो उसके अंदर देखिए ये पार्टनर जो था स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर था। ये एक ऐसा पार्टनर था कि जो पूंजी तो लगाता है, ये देखिए आपके नोट्स में लिखा है, लेकिन ये जो दिन प्रतिदिन के काम होते हैं, प्रबंध के जो काम होते हैं, उसमें ये भाग नहीं लेता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये देखिए ये स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, तो ये पूरी तरह से प्रश्न भी सही है और इसका उत्तर ये ठीक है। और आपसे डायरेक्टली कहाँ से आया आपको समझाया था क्लास में भी, और सीधा के सीधा नोट्स से ही ये प्रश्न पूछ लिया गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जिसपे आपसे अकाउंट वाले सर बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 जो है मैंने नोट्स में डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो कवर नहीं था, बट रेशो एनालिसिस पढ़ा था। तो उस समय मैंने बताया था कि वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट था। तो मैंने आपको बताया भी था कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करेंगे तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ जाती है, तो उसको ही बोला जाता है नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इसके बाद हमने क्वेश्चन ये तो क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहाँ पर है, ये क्वेश्चन मनी मेजरमेंट को ऊपर आप इस क्वेश्चन को ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 जो है मनी मेजरमेंट में, कौन सी चीज है जो मनी मेजरमेंट में नहीं आता है, क्वेश्चन नंबर 43 पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए 43 जो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है कि अकाउंट में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को लिया जाना चाहिए जो क्या हो, मनी में हो। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि कौन सी चीजों को जो मनी के जो अकाउंट में नहीं लेंगे हम। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि लेखा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से लेन देन को बही खाता में दर्ज नहीं किया जाएगा, ये बात कही जा रही है। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट में हम नहीं लेंगे, तो देखिए मनी में सारी चीजें हैं, कौन सी है, वेजेस भी आएगा, गुड्स अगर हमने परचेस करी तो पैसे गए होंगे, बोरोइंग फंड करा तो देखिए मनी की बात हो रही है। बट जो वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जो हमारे मानव संसाधन है, जो व्यक्ति अच्छे से काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, या हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज कंपनी के लिए कितने वैल्यूएबल है, इसका हम अकाउंट्स में नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो मनी के ऊपर टर्म नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि मनी मेजरमेंट में सब चीजों को लेंगे, बट जिसमें प्रबंध की विश्वसनीयता, कर्मचारियों की कार्यकुशलता जो होती है, ये लगन और मेहनत, ईमानदारी, व्यवसाय नीतियों का लेखांकन, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें व्यापार के लिए जरूरी हैं, बट इसको दर्ज नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने लिखा भी है कि इसको दर्ज जो है नहीं किया जाएगा। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये बात भी मैंने लिखी थी, क्यों नहीं दर्ज किया जाएगा, क्योंकि इसको मनी टर्म में हम नहीं करेंगे। तो बस इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर अपना ये कि वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को हम नहीं लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आया था कि कौन सी कंपनी जो है अपने शेयर पब्लिक इशू में करती है, तो मैनेजमेंट का क्वेश्चन था जो मैनेजमेंट वाले सर ने डिस्कस किया था। तो मैनेजमेंट वाले सर आपको इसका रेफरेंस बताएंगे। देखिए क्वेश्चन जो आपका 44 है, क्या बोल रहा है, व्यवसायिक संगठन में ऐसा कौन है जो जनता को शेयर जारी करता है। तो हमने ये पूरी प्रोस्पेक्टस से लेकर शेयर इशू करने की पूरी कहानी भी समझी थी, और ये आपके देखिए नोट्स में भी आप जैसे ही जाएंगे वैसे ही आपको देखिए मिल जाता है। ये आपका जो क्वेश्चन 44 है कि सार्वजनिक कंपनी पे हमने बात करी थी, तो देखिए यहाँ पर ये देखिए लिखा है उसी की कंडीशन में कि ये अगर इसे अंश पूंजी अभिधान के लिए किसको आमंत्रित कर सकती है, जनता को आमंत्रित कर सकती है शेयरों को खरीदने के लिए। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी अंशों और ऋण पत्रों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है। तो ये आपका पूरा नोट्स में मेंशन था और क्लास में पूरी तरह डिस्कस करा था, और ये क्वेश्चन भी पूरी तरह से सही है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 पे भी हमने क्लास में बात की थी। ये क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक संगठनात्मक प्रारूप है, मतलब कौन सा ऐसा ट्रेडिशनल है
ये बोल रहा है आपसे कि मतलब जो इस संगठन का जो प्रारूप हमने पढ़े थे, तो ये बोल रहा है सबसे जो ट्रेडिशनल है या प्राचीन है वो कौन सा है। तो ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, हमारे नोट्स में भी है ये देखिए संगठन के प्रारूप। तो हमने सभी संगठन के प्रारूप पे बात करी थी। इस पॉइंट पर ही एग्जामिनर ने जो पहला संगठन था इसी पे पूछ लिया, रेखा संगठन पे। तो ये देखिए ये रेखा संगठन क्या होता है, ये देखिए प्राचीन होता है, ठीक है, प्राचीनतम। यही ट्रेडिशनल है, तो उसने ट्रेडिशनल वर्ड यूज कर लिया, या प्राचीनतम बोल लो या ट्रेडिशनल, तो ये रेखा संगठन हो गया, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर, उसके बाद देखिए ये जिन जिन क्वेश्चंस पे टिक लगे हुए हैं ये क्वेश्चन डायरेक्टली कहाँ से आए हैं, डायरेक्टली क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे और नोट्स से आए हैं, ठीक है। इनका नोट्स में रेफरेंस मेंशन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है कि कौन सा निष्कर्षण उद्योग का उदाहरण नहीं है। देखिए ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निष्कर्षण उद्योग का उदाहरण नहीं है, तो ये भी हमने क्लास में पढ़ा था। ये देखिए निष्कर्षण उद्योग का उदाहरण नहीं है मतलब तो उसमें जो ऑप्शन थे उसके अनुसार क्या हो जाएगा। देखिए जन्निक में देखिए केटल, केटल मतलब पशु, तो केटल ब्रीडिंग फॉर्म जन्निक का उदाहरण है। तो एक क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं और क्या है कि कौन सा निष्कर्षण का उदाहरण नहीं है। तो देखिए जो कृषि है, खनन है, तेल है, ये तीनों तो निष्कर्षण में आते हैं, लेकिन ये मवेशी पालना निष्कर्षण का नहीं है, ये जन्निक का है, ठीक है। तो ये देखिए जन्निक में क्लियर लिखा है, आपके नोट्स में ही लिखा है, ये देखिए ये जन्निक में, जेनेटिक में कि केटल, और यही प्रश्न केटल ही वर्ड यूज करा है एग्जामिनर ने भी। ये देखिए केटल, ये केटल, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है कि एक पार्टी द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि या मांग पर दूसरे पक्ष को नकदी की निश्चित राशि, मतलब जो दूसरी पार्टी है उसको आपको एक पेमेंट करना है एक स्पेसिफाई अमाउंट का, तो उसके लिए कौन सा आप मतलब एक यूज करते हैं डॉक्यूमेंट, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी हमने क्लास में डिस्कस करा था बिल ऑफ एक्सचेंज पे। ये देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज, ये एक लिखित प्रपत्र होता है, लिखित प्रपत्र है, और इस लिखित प्रपत्र में देखिए दूसरा पक्ष लिखित प्रपत्र है, इसमें देखिए जिसमें इसको जारी करने वाला दूसरे पक्ष को एक निश्चित राशि का ये देखिए भुगतान करने के लिए कहता है, तो उसे क्या कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए दूसरे पक्ष को एक निश्चित राशि का भुगतान का, तो उसे क्या कहते हैं, तो बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से सही है और ये हमने क्लास में डिस्कस भी किया था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर कि बैंकों की निम्नलिखित सूची में कौन सा बैंक उस प्रकार का बैंक नहीं है जिसे कार्य के आधार पर वर्गीकृत किया जाए। मतलब देखिए जो बैंकों का यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कार्य के अनुसार बैंकों को बांटना, तो ये भी हमने क्लास में डिस्कस करा था। हमने औद्योगिक बैंक भी पढ़ा था, कृषि बैंक भी पढ़ा था, आवास बैंक भी पढ़ा था, तो ये उसी से बेस्ड क्वेश्चन है। ये देखिए बैंकों के प्रकार की जब हम बात कर लेते हैं, तो देखिए वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, विशिष्ट बैंक, केंद्रीय बैंक। तो देखिए आपका जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अंदर कौन कौन आ जाते हैं, तो आपका एसबीआई आ जाएगा, पीएनबी आ जाएगा, इंडियन ओवरसीज आ जाएगा। तो ये सभी आपके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं। लेकिन जब हम कार्यों की बात करते हैं, कार्यों के आधार पर, तो देखिए जो कृषि के क्षेत्र में काम कर रही है तो नाबार्ड आपकी, और जो उद्योग के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रही थी जैसे आईडीबीआई, आवास के बारे में हमने बात करी थी राष्ट्रीय आवास बैंक की, तो ये उस पर ही बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा गया था और हमने क्लास में भी कवर करा था और ये आपके नोट्स में भी आपको अवेलेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न के लिए आपसे अकाउंट वाले सर बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 जो है वो ये बोल रहा है कि आपको शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑप्शन फॉर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, कौन सी जो है अल्पकालीन देयताओं का सही विकल्प नहीं है। तो देखिए शॉर्ट टर्म नहीं है मतलब क्या है, वो शॉर्ट टर्म विकल्प नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो लॉन्ग टर्म है। तो लॉन्ग टर्म कौन सा हम देख लेते हैं फटाफट से कि कौन सा लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं है, तो मतलब क्या होगा, लॉन्ग टर्म है। तो अब देखिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म कौन सा बोल रहा है, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, ये बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब क्या काय में आते हैं, शॉर्ट टर्म में आते हैं। और जो डिबेंचर होता है इससे अगर हम जो लेते हैं, क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, तो ये किस प्रकार का हमारे लिए सोर्स है, ये लॉन्ग टर्म का सोर्स है। इस बात को हमने हमारी क्लासों में भी
डिस्कस किया था, जब मैंने आपको रेशो एनालिसिस पढ़ाया था तब भी, और जब वित्तीय फाइनेंस व्यवसायिक वित्त पढ़ा था हमने तब भी इसको डिस्कस किया था। देखिए दीर्घकालीन लिखा हुआ है इस बात में कि दीर्घकालीन स्रोत कौन से हैं। तो दीर्घकालीन स्रोत में अगर आप जाकर के देखेंगे तो आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिखता है कि कहाँ कहाँ से दीर्घकालीन के लिए होता है। तो ऋण पत्र, देखिए ऋण पत्र ये सारा आ गया, ऋण पत्र, समता अंश ये आ गए, सारी चीजें ये देखिए समता अंश, संचित आय, पूर्वाधिकार अंश और ऋण पत्र। तो उन्होंने एग्जामिनर ने इस पॉइंट से उठा लिया आपको और पूछ लिया कि ये कौन सा शॉर्ट टर्म नहीं है। और देखिए शॉर्ट टर्म के लिए मैंने अल्पकालीन के लिए भी आपको, जब हमने रेशो एनालिसिस पढ़ा था तब भी मैंने बताया था कि ये करंट लायबिलिटी मतलब जिनकी अवधि मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि 12 महीने से कम होती है। तो देखिए यहाँ पर सारी बातें वो लिखी हुई हैं। बिल्स पेबल ऑप्शन में जो दिया था वो रहा, क्रेडिटर्स ये रहा और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तीनों पॉइंट उन्होंने दिए थे और ये कहां से आए थे, करंट लायबिलिटी से आए थे। तो इससे आप ये डिस्कस करके ये क्वेश्चन आपका वहां से बन जाता। तो देखिए क्या पूछा गया, डिबेंचर पूछा गया। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर कि लॉन्ग टर्म कौन सा है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो डिबेंचर करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से रिलेटेड है, शॉर्ट टर्म से रिलेटेड नहीं है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 55 है वो ट्रेड से रिलेटेड है, मैनेजमेंट का सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। तो मैनेजमेंट वाले सर आपको इस पर अपनी राय देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 55 है आपका, क्या बोल रहे हैं कि व्यापार कितने प्रकार का होता है। तो ये हमने क्लास में चर्चा करी थी और काफ़ी डिटेल में करी थी, और साथ ही साथ हमने इसका चार्ट भी फाइनल करा था और उसे भी याद करा था। तो उसी पर ये क्वेश्चन सीधा पूछ लिया एग्जामिनर। देखिए आपके नोट्स में ऊपर ही लिखा था कि व्यापार के कितने भेद या प्रकार हैं। तो 2 हैं, देसी व्यापार, ये उसे आंतरिक व्यापार भी कहते हैं, और विदेशी बाह्य व्यापार। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 56 पे, तो इस पे आपसे बात करेंगे अकाउंट वाले सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55 एक सीधा सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, मतलब आपसे केवल वो ये जानना चाह रहे थे कि आपको पूरे अकाउंट के टाइप के बारे में पता है नहीं। यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, पर्सनल कैटेगरी में नहीं आता है। तो कौन कौन सी पर्सनल कैटेगरी में नहीं आता है ये आपको ध्यान में होना चाहिए था कि पर्सनल कैटेगरी में कौन कौन सा आता है, और उसके अलावा जो बचेगा वो पर्सनल कैटेगरी में नहीं आएगा। तो रियल अकाउंट हमने पढ़ा भी था, इसका चार्ट बना करके मैंने आपको नोट्स में दिया भी था, और उसी पर ये क्वेश्चन आ गया कि ये देखिए क्वेश्चन वहीं से एकदम एग्जामिनर ने जो पहला फ्रंट पेज था, अकाउंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर बोला गया पर्सनल अकाउंट, एक कौन से होते हैं, पर्सनल होते हैं, और एक अव्यक्तिगत खाते। तो देखिए अव्यक्तिगत खाते कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक रियल और एक नॉमिनल। और देखिए पर्सनल अकाउंट कितने होते हैं, एक तो देखिए पर्सन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, या तो नेचुरल पर्सन होंगे या कैसे होंगे, जो ऐसे खाते होंगे जो पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बैंक का अकाउंट हुआ जो पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। तो देखिए यहीं से क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया कि कौन सा पर्सनल नहीं है। तो देखिए नेचुरल, रिप्रेजेंटिंग पर्सनल और ये देखिए आर्टिफिशियल, ये देखिए ये तीनों बातें यहाँ पर हमने डिस्कस करी है। देखिए आर्टिफिशियल, नेचुरल और रिप्रेजेंटेटिव, ये तीनों किसके प्रकार हैं, पर्सनल अकाउंट का। भी एग्जामिनर क्या पूछ रहा है कि कौन से पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो कौन सा नहीं करता है, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट कौन से संबंधित होता है, तो रियल अकाउंट फिक्स्ड एसेट से संबंधित होता है। ये बात भी हमने डिस्कस करी और डिटेल में इसको डिस्कस भी किया था। तो देखिए रियल अकाउंट ये यहाँ पर आ जाएगा, रियल अकाउंट का, ठीक है, ये आ गया रियल अकाउंट का अपना ऑप्शन। समझ में आई बात, रियल अकाउंट का ये वाला ऑप्शन आ गया रियल अकाउंट का। तो ये क्वेश्चन हमको था हो जाएगा कि ये अव्यक्तिगत खाते में, तो बस हमारा आंसर हो जाएगा रियल अकाउंट। और ये हमारा आंसर जो ये पूछा गया है सही है, और इसका ऑप्शन भी जो दिया गया वो सही है। इसके बाद आता है कॉस्टिंग। तो देखिए कॉस्टिंग को मैंने आपको डिस्कस किया था, कॉस्टिंग में कि क्या नाम, प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या होता है, जॉब कॉस्टिंग क्या होती है। तो देखिए जॉब कॉस्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जॉब कॉस्टिंग क्या होती है, जॉब कॉस्टिंग जब किसी एक स्पेसिफिक जॉब की हमें क्या निकालनी हो, कॉस्टिंग निकालनी हो। तो उसी पर क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया कि जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेसिंग कॉस्टिंग में अंतर क्या होता है। तो जैसे ही आपको जॉब कॉस्टिंग के ऊपर जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जॉब कॉस्टिंग में हमने बोला ही था कि जॉब कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी को काम देते हैं जॉब पर करने के लिए, जॉब कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, ये देखिए मैंने डिस्कस यहाँ भी किया था कि जॉब कॉस्टिंग में ये सारी बातें कही थी। इसमें क्या बोला था मैंने कि आप एक जॉब कार्ड बनाते हैं, जॉब कार्ड में क्या होता है, जॉब कार्ड में हम सारी डिटेल डालते हैं कि भैया इसमें क्या क्या काम कराया है, किस व्यक्ति ने कितनी क्वांटिटी में काम कराया, उसका काम कितना है। और इसमें हम जो कॉस्टिंग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, किसी पूरी जॉब की निकालते हैं। जैसे अगर आपने किसी को काम दिया, ये प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया था, फिर हमने जॉब कॉस्टिंग डिटेल में भी पढ़ा था। तो इसमें बताया था ना मैंने कि आपको देखिए किसी एक पूरी इकाई का निकालते हैं। जैसे अगर आप पत्रिका छपवाने देते हैं, मैंने आपको एग्जांपल में भी दिया था कि पत्रिका छपवाने दिया आपने, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। एक मिनट में इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूं। चलिए तो देखिए पत्रिका छपवाने देंगे तो एक साथ पूरे पैसे हमें देते हैं। तो वही वाला कंसेप्ट यहाँ पर एग्जामिनर ने उठा करके आपसे पूछ लिया कि जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेसिंग कॉस्टिंग में अंतर क्या होता है। तो वो ये वाला ही है। और देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वो जॉब कॉस्टिंग यूज टू डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक जॉब और प्रोजेक्ट। जैसे अगर हमने पत्रिका छपवाई तो उसका क्या हो जाएगा, वो पूरी की पूरी हमें देते हैं, हमें एक क्वांटिटी का बताते क्या नहीं। हम जैसे 500 पत्रिका लेकर गए, वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि आपके हमारे 4000 रुपए लगेंगे सर, मैं 500 पत्रिकाएं छापवा दूंगा। तो ये वहीं से क्वेश्चन एग्जामिनर ने पिक करा है
और ये क्वेश्चन का आंसर है। चलिए, समझ में आई बात। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये सारी मैंने आपको डिस्कस की थी बातें, समझ में आ गई। अब ये प्रोसेसिंग कॉस्ट में भी मैंने डिस्कस किया था कि इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या है ना प्रोसेस में निकालते हैं और पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। और मैंने आपको इसमें लेजर भी बनवाया था कि उसमें क्या हो रहा था कि टोटल भी कॉस्ट निकल रही थी उस एक प्रोडक्ट की और पर यूनिट कॉस्ट भी निकल रही थी। तो एग्जामिनर यही पूछना चाह रहा था कि आपको किस में कैसे निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पर डिटरमाइनिंग द स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस, और इसमें प्रोसेसिंग में क्या होता है, हर एक प्रोसेस की, हर एक प्रोडक्ट की पर यूनिट हर प्रोसेस पर कॉस्ट निकाली जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन वहां से पूछा है। इसके बाद बात करते हैं 58 क्वेश्चन पर, जो कि मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। तो आपको सर्विस के बारे में बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 58 है 58 है, उसमें क्या पूछ रहा है वो आपसे कि एकल स्वामित्व की विशेषता नहीं है। देखिए तो हमने सारी विशेषताएं पढ़ी थी और ये क्या हो रहा है, कौन सी विशेषताएं नहीं है, इस पॉइंट पे फोकस कर रहा है नहीं पर। तो देखिए हमने जब उसकी एकाकी व्यापार की, देखिए आपके नोट्स में भी लिखा था एकाकी व्यापार की प्रमुख विशेषताएं। तो देखिए कौन सी विशेषता नहीं है उसने, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, एकाकी व्यापार में जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, लेकिन उसने ऑप्शन में क्या कर दिया, यहाँ पर आ हटा दिया, मतलब उसने उसको सीमित कर दिया। ठीक है, और आपसे फिर उसे क्वेश्चन को कैसा पूछ लिया कि एकल स्वामित्व की विशेषता नहीं है। तो आपको पता था कि एकल स्वामित्व में जो दायित्व होता है असीमित होता है, तो उसने देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया, सीमित। ठीक है, बाकी उसने ये देखिए लिमिटेड लाइबिलिटी ये लिख दिया, जबकि देखिए आपके नोट्स में क्लियर लिखा है कि इसकी विशेषता कैसी। तो देखिए जब दायित्व होता है कैसा होता है, अनलिमिटेड होता है, ये देखिए पूरा मेंशन है आपको। ठीक है, तो ये आपसे क्लास में डिस्कस भी करा था और सीधा की सीधा ही आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए इस पर आपसे अकाउंट वाले सर बात करेंगे, अकाउंट का क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 जो है वो क्या है, प्रेफरेंस शेयर के ऊपर है। तो हमने जब इशू ऑफ शेयर और सब पढ़ा था, तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, और साथ ही साथ मैंने आपको कई सारे टाइप भी बताए थे और प्रेफरेंस शेयर के भी टाइप बताए थे। तो उसमें से एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने यहाँ से पिक कर लिया सीधा सा कि प्रेफरेंस शेयर में कब हमें जो पुराना बकाया लाभांश है उससे मिलता है। तो देखिए वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उस पर बकाया लाभांश भी पहले भुगतान किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है। थोड़ा सा लेग कर रहा है, समटाइम्स मशीन लेग कर रही है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो वेट करिएगा 2 मिनट। तो देखिए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पर क्वेश्चन था। तो अब ये क्या बोल रहे थे कि डिविडेंड, अरियर डिविडेंड को प्राप्त करने का देगा, जैसे किसी प्रकार के वरीयता शेयरों में शेयर धारकों को बकाया लाभांश का अधिकार होता है। तो हमने ये पढ़ा था कि देखिए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं, संचयी पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिनके धारकों को समता अंशधारियों को लाभांश का भुगतान करने से पूर्व का बकाया हुआ लाभांश, मतलब अगर कोई इनको लाभांश मिलना रह गया है, मतलब बकाया है, तो वो लाभांश भी इनको चुकाया जाएगा। इस पॉइंट पर एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा था। ओके, तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है जो मैनेजमेंट का है। तो आपको मैनेजमेंट वाले सर इसके बारे में बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में हमने जब बैंक वाला आपका टॉपिक चल रहा था वहां हमने पूरा डिस्कस करा था सारे पॉइंट को। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है एसएलआर पर कि एसएलआर क्या होता है। तो देखिए ये वह कुल जमा राशि का वह परसेंटेज होता है जिसमें आपका जो केस है, गोल्ड है, सोना स्वर्ण है, विदेशी मुद्रा के रूप में उसे अपने पास में रखना पड़ता है कि किसी भी बैंक को। तो इसे ही क्या कहते हैं, एसएलआर कहते हैं। तो इसी पॉइंट पर सीधा आपसे प्रश्न सीधा के सीधा पूछ लिया गया है। ये देखिए, एक मिनट, किसी वाणिज्यिक बैंक, ये देखिए किसी वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी, ये देखिए केस हो गया, गोल्ड हो गया, और अन्य प्रतिभूतियों को बनाए रखने के लिए न्यूनतम परसेंटेज जो अपने पास रखना होता है उसे क्या कहते हैं, तो देखिए एसएलआर कहते हैं। ठीक है, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो। तो ये सीधा ही प्रश्न आपसे नोट्स से पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे, जिसपे आपसे अकाउंट वाले सर बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 जो है एक इजी क्वेश्चन था। एग्जामिनर बस ये पूछना चाह रहा था कि कंप्यूटर के प्रयोग से हमें क्या बेनिफिट हो गया। लेखांकन में कंप्यूटर अनुप्रयोग का उपयोग करने
का प्राथमिक लाभ क्या है। तो देखिए इससे बेनिफिट क्या होता है, तो देखिए इससे बेनिफिट ये होता है कि एक्यूरेसी बढ़ जाती है, हमारी स्पीड बढ़ जाती है। तो बस यही बात थी कि देखिए कंप्यूटर लेखांकन प्रणाली के लाभ। तो इसमें क्या हुआ था, देखिए एक तो गति बढ़ जाती है, हमारी विश्वसनीयता आ जाती है, ऑटोमेटिक सारी चीजें हो जाती है, और सबसे बड़ा जो इसका फायदा है वो क्या है, परिशुद्धता। मतलब एक बार अगर आपने सही से एंट्री कर देते हैं तो उसके बाद सारी चीजें अच्छी हो जाती है। जैसे मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी दिया था कि इसमें क्या होता था कि कई बार हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता था कि बाद में पोस्टिंग करते समय कई बार गलतियां हो जाती हैं, या ट्रायल बैलेंस बनाती समय भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो वो सारी गलतियां नहीं होती अगर हम एक बार एंट्री सही से कर लेते हैं। तो यही सारा बेनिफिट है। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन वहीं पर ही पूछा गया था कि कंप्यूटर लेखांकन प्रणाली के अनुप्रयोग का प्राथमिक लाभ क्या है, तो बढ़ी हुई सटीकता और ये क्या है, और गति। इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ये है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 62 पर। 62 क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर आया है, तो गोइंग कंसर्न के ऊपर आया है कि देखिए जब लेखांकन विवरण तैयार किए जाते हैं ताकि कंपनी निकट भविष्य में दिवालिया या इसका ना तो दिवालिया हो रहा है ना परिसमापन हो रहा है। मतलब ये माना जाता है कि जब भी अकाउंट बनाए जाते हैं तो ये माना जाता है कि जो कंपनी है, जो व्यापार है वो क्या चलता रहेगा, वो भविष्य में चलता रहेगा, वो भविष्य तक चलता रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा, उसके ऊपर बेस्ड होता है। तो ये किस अवधारणा के अंतर्गत होता है, तो ये चालू व्यवसाय की अवधारणा के अंतर्गत इसको बोला गया है। ये बात हमने डिस्कस भी की थी कि चालू व्यवसाय की अवधारणा के अंतर्गत हमने क्या बोला था कि भविष्य में दीर्घ काल तक निरंतर चलता रहेगा जब तक कि वह समापन की स्थिति में नहीं आ जाता। यह मान करके हम करते हैं, और इसीलिए हम क्या करते हैं, फिक्स असेट्स खरीदते हैं और ये सारी चीजें करते हैं। तो ये देखिए चालू व्यवसाय की अवधारणा, इस कंसेप्ट को डिस्कस भी किया था और इसी पर ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 65 ये बोल रहा है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय लेखांकन का मूल्य कार्य नहीं है। तो वित्तीय लेखांकन का मूल्य कार्य क्या क्या है, तो देखिए वित्तीय लेखांकन का मूल्य कार्य नहीं है। एकदम इजी क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा था कि आपको बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेन जो बेनिफिट है वो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो मेन बेनिफिट है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए क्यों जाते हैं, ताकि हमें सारी जानकारियां हो, जैसे हमें लाभ हानि की जानकारियां हो जाए, हमारी ये पता लग जाए कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये सारी चीजें हमें पता लग जाए। तो ये देखिए उन्होंने ये पॉइंट भी दिए थे कि क्या है, ये देखिए लाभ हानि का पता लगाना, इज सर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, और क्या करना है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी के व्यवसाय की उसके बारे में पता लगाना, ये सारी बातें। और इससे दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि हमारे रिकॉर्ड सारे सिस्टमेटिक रखे रहते हैं। तो ये भी है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम इसलिए बनाते हैं कि छुपाएं सारी चीजें, हमारे जो उपयोगकर्ता उनसे उनकी वो छुपाई जाए, क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन उनसे छुपाई जाए, नहीं इसके लिए नहीं बनाए जाते। तो बस इसकी क्या है, वो बोलते जो मूल्य कार्य नहीं है वो क्या नहीं है, वो ये नहीं है कि इसकी जो क्या छुपाई जाए, जानकारियां छुपाई जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आया था लिक्विडेशन से कि जो लिक्विडेशन का मेन ऑब्जेक्ट है, तो लिक्विडेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि जो भी पैसे आए उनको सब में बांट दिए जाएं, और जो बाद में पैसे बचेंगे उसको हम क्या करते हैं, अपने शेयर होल्डर को बांट देते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी सबसे पहले नंबर पर ही, हमारे इनिशियल पेज पर ही ये बात मैंने आपको डिस्कस की थी कि इसका कब ये दायित्व हो जाता है, जब हमारी कंपनी असमर्थ हो जाती है सामान्यतः तभी लिक्विडेशन किया जाता है, जिसमें से सर्वप्रथम विभिन्न बाह्य दायित्व हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है उनको भुगतान करेंगे, और जो बाद में पैसे बच जाएंगे, जो कुछ भी मनी बचती है, तो फिर उसे क्या करता है, अंतर नियमावली की व्यवस्थाओं के अनुसार जो हमारे अंशधारी होते हैं उनमें क्या कर दी जाती है, बांट दी जाती है। तो बस यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि किसी भी परिसमापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, शेयरधारकों की संपत्ति को वितरित करने के लिए इसको किया जाता है। देखिए यही पॉइंट उन्होंने पूछा है, क्या आप पुनर्जीवित करते हैं, नहीं। लिक्विडेशन में तो हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। कंपनी की पूंजी जुटाना होता नहीं, ऐसा भी कोई उद्देश्य नहीं होता है। क्या सामान्य व्यापार जारी रखना होता नहीं, कंपनी बंद कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से भी आप जाते तो भी आंसर आता, और डायरेक्टली भी क्वेश्चन से, ये नोट से जो क्वेश्चन से पूछा गया था। ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 जो है वो है मैनेजमेंट का, और क्वेश्चन नंबर 67 जो है, क्वेश्चन नंबर 67 एक मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन पर आपको आपत्ति लगानी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो जिस हिसाब से ड्राफ्टिंग है इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से थोड़ी सी एरर है। वो इसलिए क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कॉमनली यूज्ड इन अकाउंटिंग, तो कौन से सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग में कॉमनली यूज किए जाते हैं, ये पूछा गया है। तो देखिए जो एग्जामिनर ने जो आंसर आया है वो ये आया है कि स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट क्या होती है, एक एक्सेल होता है, ये केवल एक क्या है, एक एक्सेल है और कुछ नहीं है, एक्सेल होता है। तो ये एक्सेल में क्या होती है, इसमें रो और कॉलम होता है, इसमें क्या होता है, रो और कॉलम होती है। आपने एक्सेल शीट देखी होगी,
तो इस हिसाब से इसमें क्या होता है, ये एक्सेल सीट होती है, इसमें नॉर्मली जो बहुत छोटे व्यापारी होते हैं वो कई बार अपने बिल जो बनाते हैं, जो इनवॉइस बनाते हैं, वो कई बार स्प्रेडशीट में बना लेते हैं। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसे बोलेंगे कि क्या इसको अकाउंटिंग के रूप में यूज किया जाता है, कॉमनली यूज इन अकाउंटिंग, तो ऐसा तो नहीं होता है। क्योंकि देखिए नॉर्मली हम जो सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग में यूज करते हैं, जिसका सबसे ज्यादा मार्केट में आप भी जानते हैं, टेली हुआ, क्विक बुक हुआ, ये सब हम जो है सबसे ज्यादा यूज करते हैं एज अ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है, कॉमनली यूज्ड इन अकाउंटिंग स्प्रेडशीट तो नहीं होना चाहिए था, इसका जो आंसर होना चाहिए था हमारे हिसाब से वो होना चाहिए था अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। कॉमनली अकाउंटिंग का उपयोग किसमें किया जाता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, जैसे टेली हुआ, ईआर जो टेली हुआ अपना, और क्विक बुक हुआ, ये सब आते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर या तो ए होना था, या फिर इसका ये क्वेश्चन जो होना था वो डिलीट होना था, जहां तक जिस हिसाब से हमने जितना भी देखा है। तो इस हिसाब से स्प्रेडशीट तो इसका आंसर बहुत दूर लगता है। वो एग्जामिनर अगर उस अप्रोच पे जाएगा तभी होगा कि एग्जामिनर ये सोच रहे हैं कि जो छोटे व्यापारी हैं वो अपनी इसमें क्या बना लेते हैं, अपनी सीट बना लेते हैं छोटी मोटी, या उसमें अपने इनवाइस बना लेते हैं। तो ये सारे, तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन जो होना चाहिए था वो ए होना चाहिए था। आप सब इस पर एक बार ऑब्जेक्शन जरूर लगा दीजिए, अपनी इस पर ऑब्जेक्शन जरूर लगाना चाहिए आपको। तो क्वेश्चन नंबर 67 आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, जो मेरे पास जिस स्टूडेंट का उसके अनुसार ये 67 है, तो आप में ये क्वेश्चन नंबर बदल सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, क्वेश्चन देख लेना है। आप जैसे ही लॉग इन करेंगे अपने क्या रोल नंबर और एसटी कोड जो सेंटर कोड होता है उसके साथ जैसे ही लॉग इन करेंगे, तो आपका पेपर आपके सामने आ जाता है। तो उसमें होता है क्या, नंबरिंग ऊपर नीचे हो जाती है, बट जो क्वेश्चन है वो पूरा की पूरा यही होता है। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। कौन सा क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कॉमनली यूज इन अकाउंटिंग, इस पर आपको आपत्ति लगानी चाहिए। या फिर मैं अगर हिंदी में कहूं तो ये रहा, एक मिनट रुकिए। तो देखिए, लेखांकन में आमतौर पर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, ये वाले क्वेश्चन पर आप आपत्ति लगा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर, जो कि एक मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। तो मैनेजमेंट वाले सर आपको बताएंगे इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 68 है, 68 है, वो क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति जिसके पास व्यवसाय शुरू करने का व्यवसायिक विचार है वह उद्यम के रूप में जाना जाता है। तो देखिए उद्यमी, ये हमने क्लास में पूरा डिस्कस भी करा था आपका, ये आपका नोट्स में भी अवेलेबल है, और नोट्स में मैंने नोट में आपको डाल के दिया था स्पेशली। ये देखिए कि अपना व्यवसाय स्थापित करने वाला व्यक्ति क्या होता है, उद्यमी होता है। तो आपके नोट्स में भी मेंशन है, और सीधा की सीधा प्रश्न आपसे पूछा गया है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर 69 पर, जिसपे आपसे अकाउंट वाले सर बात करेंगे। देखिए, लेखांकन की परिपाटियां का सही नहीं है के लिए सही नहीं है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि लेखांकन की परिपाटियों के लिए सही नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, रूढ़िवादिता और कौन सी है, रूढ़िवादिता, मटेरियलिटी और डिस्क्लोजर, ये तीनों काय में आती है, ये तीनों परिपाटी लेखांकन के उसके लेखांकन की परिपाटियों में आती है। ठीक है, ये सारे डिस्कस भी करे थे। और रिवेन्यू रिकॉग्निशन जो इन्होंने आंसर दिया, ये क्या है, ये कंसेप्ट है, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट है। बाकी सारी क्या है, बाकी सारी परिपाटियां जो हमने पढ़ी हुई थी, ये जो मान्य, ये बोलते हैं हम परंपरा। तो देखिए, रूढ़िवादिता की परंपरा, मैंने आपको बताया था कि रूढ़िवादिता की परंपरा हमने डिस्कस भी एकदम करा था, और इसमें बताया था कि जो भी भविष्य में हानियां होती हैं उनको आज ही रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, पर लाभों को नहीं करना चाहिए। रूढ़िवादिता की अवधारणा कहती है। इसकी मटेरियलिटी की कंसेप्ट की अवधारणा क्या कहती है, कि अगर छोटी मोटी बातें तो नहीं, पर जो इंपॉर्टेंट बातें उसको आपको प्रवृत्ति विवरण में प्रॉपरली सारपूर्ण तरीके से बताना चाहिए, ये डिस्कस किया था। इसके बाद हमने सारी चीजें डिस्कस करी। तो उसमें क्या डिस्कस किया था, फुल्ली डिस्क्लोजर, जो भी चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बड़ी ईमानदारी से हमें लेखों में बतानी चाहिए। तो ये सारे क्या हैं, ये सारी परंपराएं हैं। और इसके बाद जो हमने पढ़ा था, ये क्या है, रिवेन्यू रिकॉग्निशन क्या है, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट है। ठीक है, तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिवेन्यू रिकॉग्निशन, जो कि सही है। इसके बाद बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये एक मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, तो आपको सर डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 70 है, वो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर विनिर्माण उद्योग है। तो हमने विनिर्माण उद्योग भी पूरे पढ़े थे क्लास में। उद्योगों के प्रकार के अंदर हमने विनिर्माण उद्योग पे बात की थी। ये देखिए आपका द्वितीयक उद्योग या प्राथमिक उद्योग की जब हम बात करते हैं तो हमने वहाँ विनिर्माण उद्योग की बात करी थी, और उसकी जो सारी 4 श्रेणियां हैं उस पर भी हमने बात करी थी। फिर चाहे वो आपका विश्लेषणात्मक हो, कृत्रिम हो, प्रक्रिया हो, संयोजन हो, और एकीकरण वाले पॉइंट को भी कवर करते हुए हमने लास्ट में संरचनात्मक या निर्माण उद्योग इसे कवर करा था। तो ये सीधा ही इससे प्रश्न पूछ लिया है आपसे कि कौन सा गैर विनिर्माण उद्योग है। तो देखिए ऑप्शन भी बड़ी आसानी से आप पहचान सकते थे कि वित्त और बैंकिंग। तो सीधा की सीधा प्रश्न डिस्कस करा था, नोट्स में भी अवेलेबल है और आपसे पूछा गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे कि मछली पालन किस प्रकार का उद्योग है। तो ये भी आप जब आपसे क्लास में डिस्कस करा था कि मछली पालन किस प्रकार का उद्योग है। तो देखिए आपके नोट्स में क्लियर लिखा है, मत्स्य पालन मतलब मछली को पालना। तो देखिए क्या है, जेनेटिक में आता है।
और आपसे सीधा ही प्रश्न पूछ लिया है कि मछली पालना देखिए किस में आता है, तो देखिए ये जेनेटिक में आता है, ये जेनेटिक लिखा है देखिए, और सीधा आपके नोट्स में मेंशन है देखिए कि ये मछली पालन, ये लिखा आपका मत्स्य पालन, और ये देखिए जेनेटिक में। तो आपसे सीधा की सीधा ही प्रश्न आपसे पूछा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे, जिसपे आपसे अकाउंट वाले सर बात करेंगे। देखिए रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन था कि सॉल्वेंसी और एबिलिटी टू मीट द लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑब्लिगेशन, इसके लिए कौन सा रेशो लगेगा। तो देखिए हमने डिस्कस किए थे सारे रेशो, डेब्ट इक्विटी रेशो, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन भी बताया था कि जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी उनको देखा जाएगा, और इंटरनल जो हमारे पास खुद की जो स्वामी होता है, खुद जो जितनी कैपिटल लगाते हैं उसके ऊपर डिस्कस भी किया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जितना ये कम हो उतना अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर हम उधार लेकर के संपत्ति लेते हैं, संपत्ति व्यापार में ज्यादा लगा लेते हैं, और एकदम से अगर कोई व्यापारी हमसे पैसे मांगने आ गया, बाहर वाला व्यक्ति, तो फिर क्या होगा, हमारे पास कोई चारा नहीं बचता, हमें क्या करना पड़ता है, हमारी संपत्तियां सेल करके उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। मैंने आपको इसमें एग्जांपल भी दिया था। तो वही वाले एग्जांपल पर देखिए यहाँ पर ये भी पूछ रहे हैं कि कंपनी सॉल्वेंसी एंड एबिलिटी टू मीट दिस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, तो उसके लिए कौन सा रेशो हो जाएगा, तो डेब्ट इक्विटी रेशो हो जाएगा। ये भी हमने पढ़ा था। इंटरेस्ट सर्विस रेशो की इंटरेस्ट कितना कवर है ये दिखाने के लिए तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि कितना इंटरेस्ट जो है हमारे नेट प्रॉफिट में कवर है, उसको भी डिस्कस किया था हमने। डेब्ट सर्विस और कवरेज रेशो ये भी डिस्कस किया था। इसके बाद ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि प्राइस अर्निंग रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सारे करे थे। यहाँ पर देखिए प्राइस अर्निंग रेशो ये रहा, ये मैंने आपको बताया था कि प्राइस अर्निंग रेशो ये भी एक आईएमपी है, एग्जामिनर इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखिए ये सारे डिस्कस किए थे। इसका मैंने आपको यहाँ पर दिया था कि इसका इंपैक्ट क्या होता है, तो ये सारी चीजें भी हमने पढ़ी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेब्ट इक्विटी रेशो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सा सही विकल्प है कि पूंजी और जो पूंजी देने वाला है वो स्वामी, उसको भी क्या माना जाता है, जो पूंजी जिसने मतलब जो हमारा स्वामी होता है वो पूंजी लगाते तो उसको भी क्या माना जाता है, उसको भी व्यवसाय के लिए क्या माना जाता है, क्रेडिटर माना जाता है, लेनदार माना जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो इंटाइटिटी कंसेप्ट होता है उसमें ऐसा माना जाता है। देखिए इंटाइटिटी कंसेप्ट हमने डिटेल में पढ़ा था, और उस इंटाइटिटी कंसेप्ट में देखिए यहाँ पर ये लाइन भी लिखी हुई है कि इस अवधारणा के अनुसार व्यवसायी द्वारा विनियोजित पूंजी को चिट्ठे में क्या दिखाया जाता है, दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है, लाइबिलिटी माना जाता है। क्योंकि स्वामी को जो उसकी पूंजी की मात्रा तक क्या माना जाता है, व्यापार के लिए क्या माना जाता है, क्रेडिटर की भांति माना जाता है। और इसी में देखिए उन्होंने ये वर्ड भी लिखा है क्रेडिटर की भांति। देखिए यहाँ पर ये वर्ड भी लिखा है क्रेडिटर की भांति, और यहाँ पर ये लिखा है लेनदार की भांति। देखिए और वही की वही बात यहाँ पर आपको मिल जाएगी, लेनदार की भांति इसे माना जाता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछा गया है कि लेनदार की भांति। तो कौन से कंसेप्ट में पूछा था, इंटाइटिटी कंसेप्ट में, और एग्जामिनर ने भी यही बोला है कि इंटाइटिटी कंसेप्ट में। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद उन्होंने पूछा है कि कौन सा क्या है, ड्राइंग किस प्रकार का खाता है। तो देखिए ड्राइंग पर्सनल अकाउंट का टाइप है। ये हमने जब अकाउंट के टाइप पढ़े थे, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था। तो देखिए अकाउंट के टाइप में जब आएंगे तो इसमें आ जाएगा व्यक्तियों के खाते, ठीक है, व्यक्तियों के खाते। तो देखिए इसमें यहाँ पर दिया हुआ है, एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जैसे राम का खाता, पीटर का खाता, और इसमें दिया हुआ है आरन खाता। कैसा खाता है, पर्सनल अकाउंट है। और एग्जामिनर ने डायरेक्टली यही उठा करके पूछ लिया है कि ड्राइंग अकाउंट किस प्रकार का खाता है। तो ये किस प्रकार का खाता है, पर्सनल अकाउंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया एकदम, नोट से देख सकते हैं आप। तो ये क्वेश्चन कैसा है कि पर्सनल अकाउंट किस प्रकार का खाता है, तो ड्राइंग खाता है। तो ये क्वेश्चन यहां से आया। इसके बाद क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन ये, इसके सारे ऑप्शन डिलीट हो गए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन गलत था, इस पर आपत्ति भी लगाई गई है। तो ये क्योंकि इसका आंसर जो आएगा ये क्वेश्चन डिलीट होगा। क्यों डिलीट होगा? क्योंकि जो इसके ऑप्शन आएंगे, जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 50,000। इसका आंसर क्या आना चाहिए, 50,000, और इसमें 50,000 कहीं ना कहीं है ही नहीं, पूरे ऑप्शन में नहीं है। तो ये क्वेश्चन ही डिलीट होगा अब। क्योंकि देखिए इसमें क्या बोल रहा है एग्जाम क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि क्या निकालना है हमें ये निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और देखिए हमें क्या दे करके रखा है, यहाँ पर टोटल सेल दे रखी है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, टोटल सेल दे करके रखिए, और हमें यहाँ पर दे रखा है सेलिंग प्राइस दे करके रखा है, और क्या देखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे करके रखा है। तो देखिए सेलिंग प्राइस कितनी है, तो सेलिंग प्राइस है 50,000। सेलिंग कितनी है, 50, सेलिंग है 50, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट है 30। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 20। तो 20 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 50। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 50, तो क्या आ जाएगा, इसको करेंगे पीवी रेशो हमारे पास आ जाएगा। तो पीवी रेशो क्या आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो पीवी रेशो आ जाएगा 40। क्या आ जाएगा, पीवी रेशो आ जाएगा 40। ये आ गया हमारे पास पीवी रेशो 40%। ठीक, पीवी रेशो 40% आ गया। अब मैंने आपको बताया था ऊपर फॉर्मूला भी दिया हुआ है, अभी मैं आपको फॉर्मूला भी दिखा दूंगा, ये दिया हुआ है। तो वो क्या बोलती है कि टोटल सेल में से, टोटल सेल जो आपकी टोटल सेल हो, उस सेल में से आपको क्या करना चाहिए, बीईपी सेल माइनस कर देनी चाहिए। बीईपी सेल माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एमओएस सेल आ जाएगी। और बीईपी सेल निकालने का फॉर्मूला क्या है कि अगर फिक्स कॉस्ट दे रखी है तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे। अगर हम फिक्स कॉस्ट को किससे डिवाइड कर देंगे, फिक्स कॉस्ट को हम अगर पीवी रेशो से डिवाइड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर बीईपी सेल टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखी है,
ये देखिए हमें क्या दे रखी है, टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखा है और क्या दे रखा है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो यूनिट में निकल जाएगी। और हमें क्या दे रखा है, अगर पीवी रेशो दे रखा है तो देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी थी अभी हमारे एग्जांपल में, ये रही 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए यहाँ पर रखेंगे, 1 लाख रुपए यहाँ रखेंगे, ये रही, ये देखिए ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला लग जाएगा कि 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। पीवी रेशो कितना है, पीवी रेशो है 40%, पीवी रेशो कितना है 40%। तो बस इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारा आंसर आ जाएगा। 40% से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो बस जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए मैंने यहाँ पर रख रखा है आपके लिए। तो देखिए ये अपन करते हैं 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 40, तो कितना आ गया, तो ये आ गया 2.5 लाख रुपए। इनने क्या दे रखा है, तो पीवी रेशो मैंने आपको बोली है कि देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर दे भी रखा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलेगी, एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल। बीईपी सेल कितनी आ गई, देखिए यहाँ पर बीईपी सेल दे रखी है, कितनी दे रखी है 2.5 लाख रुपए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल सेल कितनी है, टोटल सेल है 3 लाख रुपए। टोटल सेल कितनी है 3 लाख रुपए। तो बस 3 लाख में से हम क्या करेंगे, 3 लाख में से हम ये घटा देंगे, 3 लाख में से हम ये घटा देंगे, कितनी 2.5 लाख रुपए। तो 3 लाख में से 2.5 लाख रुपए घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 50,000 रुपए। और 50,000 रुपए तो इन्होंने ऑप्शन में भी नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन ही डिलीट होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ही डिलीट होगा, तो ये आपको सबको बोनस अंक मिलेंगे इसके। ठीक है, तो 50,000 इसका आंसर आना था, दिया हुआ नहीं है तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं किस पर, इसके बाद बात करते हैं 79 पर। 79 क्या बोल रहा है, 79 बोल रहा है कि कौन सा एडवांटेज है कंप्यूटर यूज करने का। तो देखिए कंप्यूटर एडवांटेज यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लेखांकन में कंप्यूटर का उपयोग करने में निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। तो देखिए इससे क्या बेनिफिट होगा, आप सारी चीजें अगर कंप्यूटराइज होती है तो क्या कागज बढ़ जाएंगे, नहीं, सीधी सी बात है। क्या कम भंडारण मिलता है, नहीं, बहुत सारा भंडारण मिलता है हमें। और दूसरा क्या हो जाएगा, कम डेटा, टूटियां बहुत कम हो जाती है। क्या मैनुअल लेबर बढ़ जाती है, नहीं, सारी चीजें आसानी से हो जाती है। तो ये देखिए हमारा ये अपने जब हमने कंप्यूटर के लाभ पढ़े थे तो उसमें भी पढ़ा था, इससे क्या हो जाती है, ये देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था। और इसकी विशेषताएं जब पढ़ी थी तो उसमें भी ये बात पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है कि इससे जो कार्य होता है यह त्रुटि रहित कार्य होता है। ठीक है, तो बस यही बात यहाँ से एग्जामिनर ने उठाई और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि रिड्यूस द डेटा एंट्री एरर। ठीक है, कम डेटा प्रविष्टि त्रुटियां, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर ने पूछ लिया। तो क्या होता है इससे, अगर कंप्यूटर का यूज करते हैं तो हमारा डेटा जो एरर होती है वो कम होते हैं। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर हम वही क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन कहाँ से आए हैं आपके, हम रेफरेंस दे पाए आपको जल्दी से। तो उसके लिए हम जो नोट्स में डायरेक्टली आए, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने कंसेप्ट डिस्कस किया गया था आपके साथ और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आए थे, तो आप उससे भी कर सकते थे। तो ये है, पर यहाँ पर हम उन्हीं को ला रहे हैं जो रेफरेंस के साथ आपको डायरेक्टली हम इनकॉर्पोरेट करा सके। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है कि कंपनी, किसी भी कंपनी का समापन की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। कब कंपनी को समापन, मतलब कब कंपनी को बंद करने की, लिक्विडेशन करने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। तो देखिए इन्होंने क्या कहा, जब कंपनी अपने कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ हो। और यही बात जब आप लिक्विडेशन का पहले ही पेज देखेंगे तो आपको यहीं पर ही लिखा रहता है कि कंपनी के समापन का आशय कंपनी के व्यवसाय को पूर्णतः बंद कर देना। सामान्यतः जब कंपनी अपने दायित्वों को चुकाने में लगातार क्या होती है, असमर्थ होती है। तो देखिए वही बात बोल रहा है कि लिक्विडेशन कब कंपनी का चालू कर देना चाहिए, जब कंपनी क्या हो, अपने दायित्वों को चुकाने में असमर्थ हो। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर ने डायरेक्टली उठा लिया और आपको ये समझ में आया। तो देखिए ये क्वेश्चन था। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है कि जो बैलेंस शीट में आप दिखाते हैं, जब डेप्रिसिएशन के अंदर कॉस्ट ऑफ कैरिंग असेट जो दिखाते हैं उसको कैसे दिखाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन में जब हमने डिस्कस किया था कि डेप्रिसिएशन जो लगता है वो भी किस पर लगता है, वो भी बुक वैल्यू पर लगाते हैं, और जो दिखाया जाता है उस पर भी किस पर, बुक वैल्यू पर। तो देखिए बुक वैल्यू पर क्वेश्चन पूछा था आपसे और ये क्वेश्चन वहां से उन्होंने पूछ लिया आपसे। तो क्या है इसका आंसर कि कौन सी वैल्यू पर दिखाते हैं। हम अगर हम असेट को दिखाते हैं तो भी मैंने आपको बताया था कि जो भी असेट अपनी बैलेंस शीट में जब भी कोई असेट को दिखाया जाता है तो वो जो जिस वैल्यू पर दिखाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, कैरिंग वैल्यू या बुक वैल्यू। तो यहाँ पर कैरिंग वैल्यू दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है, बुक वैल्यू दी हुई है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बुक वैल्यू। समझ में आई। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 86 इतना अच्छा क्वेश्चन नंबर, इतना इजी था कि अगर आपने बस लिक्विडेशन के बारे में समझ रखा होगा तो आपका आंसर यही आता कि देखिए अब ये क्या बोल रहे हैं, किसी भी कंपनी में परिसमापन प्रक्रिया की देखरेख के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था, डिस्कस क्या करा था कि लिक्विडेटर, जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो सारे काम कौन देखता है, लिक्विडेटर देखता है। सारी जिम्मेदारी किसके पास होती है, लिक्विडेटर के पास होती है। सारे राइट किसके पास चले जाते हैं, लिक्विडेटर के पास चले जाते हैं। मतलब पूरा लिक्विडेशन का कर्ता धर्ता कौन होता है, यहाँ पर लिक्विडेटर होता है। यही बात हमने यहाँ डिस्कस भी करी थी कि देखिए निस्तारक की नियुक्ति जब हो जाती है तो सारी चीजें उसके पास चली जाती हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि निस्तारक की नियुक्ति हो जाने के बाद संचालक मंडल, प्रबंधक मंडल और पूर्णकालिक संचालक जो भी होते हैं उनके अधिकार क्या हो जाते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा भी था मैंने, सब क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जो कंपनी के कर्मचारी होते हैं वो भी किसकी बात सुनेंगे, वो भी लिक्विडेटर की बात सुनेंगे। तो यही वाली बात यहाँ पर है कि किसकी बात सुनी जाएगी, लिक्विडेटर की। शेयर होल्डर बस क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि भैया लिक्विडेटर अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर सब चीजें कौन देखेगा, लिक्विडेटर देखेगा। तो यही आंसर है। समझ में आई बात। इसके बाद ये बोल रहे हैं
क्या बोल रहे हैं कि परिसमापन के दौरान शेयर धारकों के साथ क्या होता है। तो देखिए परिसमापन के दौरान शेयर धारकों के साथ क्या होता है, उनके साथ कुछ नहीं होता है। सारी चीजें बेच बाच के सब लोगों को चुका करके पैसे चुका दिए जाते हैं और फिर क्या करते हैं, स्टेक होल्डर के साथ जो भी पैसे बच जाते हैं बाद में उनको मिल जाते हैं। यही बात होती है कि सभी ऋण चुकाने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो उन्हें संपत्ति मिल जाती है। ये बात हमने डिस्कस भी करी थी, सबसे पहले यहाँ पर ही दिख जाएगा कि देखिए समापन पर कंपनी की समस्त संपत्तियों को नगद में परिवर्तित कर लिया जाता है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे थर्ड पार्टी होगी उनको दे देंगे पेमेंट की, ये लीजिए सर आपका भुगतान कर दिया जाता है। अगर कोई शेष राशि बच जाती है, मतलब कोई बैलेंस बच गया, तो उसको क्या करेंगे, अंतर नियमों की व्यवस्थाओं के अनुसार क्या किसके पास बांट देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था अंशधारियों के बीच बांट दी जाएगी। यही बात उन्होंने पूछी कि क्या करी जाएगी, अंशधारियों के बीच बांट दी जाएगी। तो यही है, अगर कुछ बच जाएंगे पैसे तो किसको दे दिए जाएंगे, उनको रिसीव हो जाएगा। मतलब जो हमारे स्टेक होल्डर होते हैं उनको बाद में अगर कुछ पैसे बच गए, शेयर धारकों को साथ बच जाएंगे। मतलब शेयर धारकों के पास अगर कुछ बचते हैं, स्टॉक होल्डर के पास कुछ पैसे बच जाएंगे तो उनको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि अंत में सबसे बाद में किसको मिलता है, यहाँ पर मिलता है, हमने कंट्रीब्यूटरी भी समझा था जब, तो ये क्वेश्चन वहां से एग्जामिनर ने पिक कर लिया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने पूछा कि ट्रेंड एनालिसिस कॉमनली जब हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस मल्टीपल पीरियड का करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। मैंने आपको बोला था कि ये पूरे नाम याद करके जाना, एग्जामिनर इस पर पूछता है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का एक और नाम क्या है, ट्रेंड एनालिसिस। है देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी, मैंने आपको बोला था ट्रेंड एनालिसिस। और इसमें क्या होता है, कई वर्षों के आंकड़ों पर आधारित होता है। ठीक है, कई वर्षों का आंकड़ों पर आधारित होता है और उसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक वर्षों की सूचनाओं का हम क्या करते हैं, तुलनात्मक विश्लेषण या गतिशील विश्लेषण करते हैं। मतलब जब हम इनको करते हैं तो उनको क्या कहलाता है, तुलनात्मक या गतिशील विश्लेषण कहलाता है। और इसका एक और नाम क्या है, ट्रेंड एनालिसिस। मैंने आपको कहा था कि सारे नाम याद करके चलाना है, एग्जामिनर नाम पर ही क्वेश्चन यहाँ से पूछता है और वही एग्जामिनर ने यहाँ पर किया। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी, क्या इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं है, मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, एक इजी क्वेश्चन है, मैनेजमेंट वाले सर आपके साथ इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89, ये जो आपकी स्टार्टिंग की क्लास है इसी में मैंने डिस्कस करा था। क्लास नंबर 2 में सबसे पहले इसी पर बात की थी हमने, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रियाओं पर। और मैंने आपको बताया भी था कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, जो धन कमाने के लिए आप करते हो। ठीक है, और जब आप धन कमाने का काम नहीं करते हो तो वो कैसी हो जाती है, यहाँ आप क्या करते हो, कैसे काम करते हो, सेवा भावना में काम करते हो, तो वो गैर आर्थिक क्रिया हो जाती है। तो बस इसी पॉइंट पे एग्जामिनर ने आपसे प्रश्न पूछ लिया कि गैर आर्थिक क्रिया क्या है। अगर आपको इतना सा पता था कि यहाँ क्या होता है, आप सेवा की भावना से प्रेम बस सहानुभूति बस काम करते हो तो गैर आर्थिक क्रिया है। और देखिए यहाँ पर उसने पूछ लिया, देखिए मजदूरी अगर आप कहीं करेंगे तो आपको उसके बदले में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आर्थिक हो जाएगा। अस्पताल में डॉक्टर काम कर रहा है तो उसे भी सैलरी मिलेगी। कहीं आप क्या कर रहे हो, गुड्स को सेल वगैरह कर रहे हो, परचेस कर रहे हो तो आपको पैसे मिलेंगे, तो ये भी आर्थिक है। लेकिन एक जो टीचर है वो अपनी बेटी को अपने ही घर पे पढ़ा रहा है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, गैर आर्थिक। और ये आपका स्टार्टिंग की क्लास में ही डिस्कस करा था और सीधे नोट्स से प्रश्न आ गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। ये देखिए क्या बोल रहा है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा संगठित क्षेत्र का घटक नहीं है। देखिए संगठित क्षेत्र में कौन नहीं है, हमने बात भी की थी कि संगठित क्षेत्र क्या होता, उसी से प्रश्न आ गया। और ये देखिए वाणिज्यिक बैंक, बैंकों के प्रकार में देखिए आपको लिखा है वाणिज्यिक बैंक, विशिष्ट बैंक और केंद्रीय बैंक। और ये देखिए केंद्रीय बैंक भी जब हमने डिस्कस करा था, मैंने आपको मोस्ट आईएमपी मार्क कराया था कि याद रखना कि केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, आरबीआई। तो उसने इसी पॉइंट को उठा लिया और आरबीआई लिख दिया केंद्रीय बैंक की बजाय। ये देखिए ऑप्शन देखिए, विशिष्ट बैंक और ये देखिए वाणिज्यिक बैंक, और उसको केंद्रीय बैंक की बजाय उसने क्या लिख दिया, यहाँ पर देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई लिख दिया। ये देखिए तो कौन सा घटक नहीं है, तो स्वदेशी बैंकर नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी पूरी तरह सही है और पूरा डिस्कस भी करा था क्लास में हमने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। निम्नलिखित विकल्पों में से किस प्रकार के संगठनों को पंजीकरण की बाध्यता, मतलब ऐसे कौन से हैं जिनको कि रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। तो हमने ये बात की थी कि रजिस्ट्रेशन किसे कराना अनिवार्य है। तो चलिए देख लेते हैं नोट्स में। ये देखिए एकाकी व्यापारी को क्या होता है कि इसको ये अकेले ही सारा बिजनेस करता है, तो इसको सरकार की तरफ से क्या होती है, मतलब बहुत ही जो यहाँ कानून होते हैं बहुत ही शिथिल होते हैं, उदार होते हैं। तो इसको है ना तो समझौते करने की कोई साझेदारी की तरह, ना तो इसको समझौता करना होता और ना ही इसे कंपनी की भांति क्या पंजीयन कराना। यहाँ पर एकाकी व्यापार में सबसे आसान होता है। ठीक है, एचयूएफ में भी क्या है आपका, देखिए पंजीकरण की बाध्यता नहीं है। आपके नोट्स में क्लियरली पॉइंट नंबर 6 आप देखेंगे तो वहां लिखा है एचयूएफ में कि पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।
ये देखिए कंपनी के लिए क्या है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन मतलब वही समामेलन की बात हो गई। रजिस्ट्रेशन आरओसी की भी मैंने कहानी बताई थी। आरओसी अगर एमपी की कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना है तो आरओसी ग्वालियर के पास आपका रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी एक्ट 2013 के तहत। तो बस यही पॉइंट आपसे पूछ लिया कि किसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, बाध्यकारी है, तो कंपनी के लिए। बस इसी पॉइंट पे क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया। और ये देखिए साझेदारी के लिए भी पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। तो सारे ऑप्शन भी आपके पास थे कि देखिए इसे भी रजिस्ट्रेशन का पंजीकरण नहीं कराना था, एकल स्वामी को भी, एचयूएफ को भी नहीं कराना था, साझेदारी को भी नहीं कराना था, केवल पंजीकरण कंपनी को कराना था, और वो भी किसके तहत, कंपनी एक्ट के तहत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका सीधा ही नोट्स से आया और हमने पूरी क्लास में डिस्कशन किया था। अगला प्रश्न अकाउंट का है तो आपसे इस पर सर बात करेंगे। चलिए बात करते हैं 94 पर। 93 क्वेश्चन भी सही है। 93 क्वेश्चन डायरेक्टली नोट्स से नहीं था तो इसलिए नहीं लिया गया। कि देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सॉल्वेंट लिक्विडेशन क्या होता है। सॉल्वेंट लिक्विडेशन का मतलब ये होता है एक तरह का, ये कैसा लिक्विडेशन है, ऐच्छिक लिक्विडेशन है। ठीक है, वॉलेंटरी लिक्विडेशन की तरह होता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास पैसे होते हैं, कंपनी अच्छे से काम कर रही होती है, पर किसी कारण से अगर कंपनी बंद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो उसको बोला जाएगा सॉल्वेंट लिक्विडेशन। पर इंसॉल्वेंट लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास पैसे ही नहीं होते और कंपनी को फिर पैसे, कंपनी का अपने भुगतान नहीं कर पा रही है, अपने जो दायित्व है उसको चुका नहीं पा रही है, और कंपनी का अगर क्या किया जा रहा है, लिक्विडेशन किया जा रहा है, तो उसे कहा जाता है इंसॉल्वेंट लिक्विडेशन। ठीक है, तो ये उस पर क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन सही था। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्वेश्चन नंबर 94 जो है आपके पूरे नोट से आया है। क्वेश्चन क्या बोला है कि कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ पर वो बोला है कि कौन सा कंसेप्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं है। तो देखिए जो केस कंसेप्ट होता है वो किसी भी तरह का कोई अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं है। बाकी सारे मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो मैचिंग मतलब जिस वर्ष से मिलान की अवधारणा क्या बोलती है, हमने पूरा पढ़ा था कि मिलान की अवधारणा भी पढ़ा था। यहाँ पर ये देखिए मैं आपको पूरा डिस्कस करा देता हूँ कि मिलान की अवधारणा, ये देखिए कॉस्ट कंसेप्ट क्या लागत पर बताना चाहिए, ये कॉस्ट कंसेप्ट ये रहा, हमने डिस्कस किया था लागत। और इसके बाद हमने बढ़ा था मिलान की अवधारणा की जो आय व्यय होते हैं वो आपको उसी वर्ष से संबंधित वही लिए जाने चाहिए, उसी वर्ष में लिए जाने चाहिए। मैचिंग कंसेप्ट देखिए दिया हुआ है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को लिया जाना चाहिए जो किस में हो, मनी में हो। तो ये बात भी यहाँ पर डिस्कस की गई है, मनी मेजरमेंट। तो फिर कौन सा कंसेप्ट बचा? केस कंसेप्ट। तो केस कंसेप्ट किसी भी तरह का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए इसके बाद बात क्या करते हैं, इसके बाद बात करते हैं कि जो 95 है, 95 क्वेश्चन जो है वो ये है कि जो अकाउंटेंट है उसका काम क्या है। जो अकाउंटेंट है या जो लेखाकार है उसकी भूमिका क्या होती है परिसमापन में। तो देखिए अकाउंटेंट क्या होता है, जब मैंने आपको डिस्कस किया है कि देखिए जैसे ही अगर लिक्विडेटर आता है तो सारे काम कौन, सारे जो प्रबंधक होते हैं जो होते हैं उनके सबके क्या होते हैं, अधिकार जो होते हैं पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं और सारे पावर किसके पास चले आते हैं? लिक्विडेटर के पास चले आते हैं। तो अब जब ऐसे बड़े बड़े लोगों के सारे राइट लिक्विडेटर के पास चले गए तो फिर एक अकाउंटेंट जो लेखाकार है उसका काम भी क्या होगा कंपनी में? उसका काम भी चुपचाप बैठ करके देखना होगा, या कुछ कर सकते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, इनको सलाह दे सकते हैं लेखाकार। तो बस ये क्वेश्चन विस पैटर्न पर डिजाइन किया गया था एग्जामिनर के द्वारा कि व्हाट इज द रोल ऑफ अकाउंटेंट ड्यूरिंग लिक्विडेशन। तो देखिए क्या वो सेल कर सकता है असेट? नहीं, सेल तो कौन करेगा? लिक्विडेटर करेगा। क्या वो किसी को पेमेंट कर सकता है? नहीं, वो भी कौन करेगा? लिक्विडेटर करेगा। तो बस और क्या कर सकते हैं, तो वो क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट कर सकते हैं, क्रेडिटर को असेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? नहीं, ये काम भी कौन करेगा? लिक्विडेटर। सारे काम कौन करता है? मैंने आपको बताया था लिक्विडेटर। तो ये क्या कर सकते हैं, ये केवल एडवाइस दे सकते हैं लिक्विडेटर को कि सर आप ऐसा काम कर सकते हैं, ये अच्छा है। अब वो मानना या नहीं मानना वो भी किसके ऊपर है? लिक्विडेटर के ऊपर है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 96 एकदम सही क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है कि देखिए जो लेन देन मौद्रिक शर्तों की अभिव्यक्ति नहीं करते उन्हें किस वजह से लेन देनों के रूप में देखिए पुस्तकों में पंजीकृत नहीं किया जा सकता। मतलब जो ट्रांजैक्शन किस में नहीं हो, मनी में नहीं हो, मॉनिटरी टर्म में नहीं हो, तो उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लेते हैं। तो ये किस ट्रांजैक्शन किसके अनुसार होता है? तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोलता है इस बारे में। ये हमने डिस्कस भी किया था कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ये देखिए मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। और इस पर मैंने आपको बताया भी था, ये देखिए क्यों नहीं लेते हैं, अगर हम प्रबंधकी है तो नहीं लेंगे। और बाकी सारे कौन से ट्रांजेक्शन लिए जाते हैं? इस अवधारणा के अनुसार केवल उन्हीं व्यवहारों का लेखा किया जाता है जिन्हें किसमें किया जा सके? मुद्रा में मापा जा सके। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी मुद्रा में मापा जा सके, तो बस इनको लेंगे और बाकी किसी को नहीं लेंगे। तो ये कौन सा कंसेप्ट बोलता है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 99 क्वेश्चन नंबर 99 जो है मैनेजमेंट का कंसेप्ट है, तो सर आपको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है, देखिए कि निम्नलिखित में से किस व्यवसायिक उपक्रम में प्रबंधकीय अधिकार मालिक में निहित होते हैं। मतलब देखिए आपका कौन सा ऐसा मतलब इंटरप्राइज का टाइप है जिसमें कि जो ऑनरशिप होती है, जो अधिकार होते हैं मालिक के पास होते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल व्यक्ति है उसको भी वो हायर कर सकता है। जैसे प्रोफेशनल व्यक्ति में आपका
चाहे तो अगर उसको जैसे लॉग वगैरह की रिक्वायरमेंट हो तो किसको रख लेगा, वकील को रख लेगा। अकाउंट वगैरह की रिक्वायरमेंट रहेगी, अकाउंट पे किसी प्रकार का कोई नॉलेज चाहिए तो किस को रख लेगा, चार्टेड अकाउंटेंट को। तो इस तरह से वो पेशेवर को क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। तो ये देखिए किस में होता है, ये निजी क्षेत्र में होता है। और हमने इसे पूरा क्लास में डिस्कस करा था कि देखिए निजी क्षेत्र में क्या होते हैं कि स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण किसके पास होता है, निजी व्यक्तियों के पास होता है। पर वो प्रोफेशनल को हायर कर सकता है। रिलायंस का एग्जाम्पल भी मैंने दिया था कि रिलायंस में कई सीएस काम करते हैं। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा है उन्होंने। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अकाउंट वाले सर आपसे इस क्वेश्चन पर बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन जो 101 है वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा है रेंट पेड। तो देखिए मैंने बोला था कि ये जो भी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, अवास्तविक खाते होते हैं, है ना, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। हमने डिस्कस भी करा था और नॉमिनल अकाउंट को, ये देखिए नॉमिनल अकाउंट को हमने डिस्कस करा था अकाउंट टाइप में, और इसमें मैंने आपको सारी डिटेल बताई थी कि अवास्तविक खाते होते हैं। वर्ष के अंत में ये इनका जो बैलेंस होता है वो भी कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, वो भी लाभ हानि खाते में ट्रांसफर हो जाता है। और देखिए उन्होंने पूछा कि रेंट पेड ये किस प्रकार का खाता है, तो ये एक अवास्तविक खाता है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ दिया था कि रेंट पेड, किराया खाता, ये सारी चीजें आपके बुक्स में नोट्स में लिखी हुई थी। तो ये किस प्रकार का है, नॉमिनल अकाउंट का टाइप है, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। तो ये हो जाएगा समझ में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 है जो कि मैनेजमेंट का क्वेश्चन है कि मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए। तो ये सर आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन सीधा पूछा कि सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम कितने सदस्य होना चाहिए। और हमने ये क्वेश्चन काफी डिस्कस भी करा था क्लास में, और आईएमपी भी मैंने आपको मार्क कराया था। और देखिए सीधा ही आपके नोट्स में लिखा है कि सार्वजनिक कंपनी में देखिए कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए। तो देखिए कम से कम 7 सदस्य। और यही पॉइंट पर एग्जामिनर ने आपसे प्रश्न पूछ लिया। क्लास में मैंने आपको आईएमपी भी मार्क कराया था, और आपको ये कहा भी था कि तालिका तो आपको याद होनी चाहिए, इससे प्रश्न आएंगे। और इस तालिका से ही 2 प्रश्न आपसे पूछ लिया है। एक प्रश्न यहाँ से पूछ लिया आपसे कि सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम कितने सदस्य, तो देखिए 7। और एक प्रश्न उसने यहाँ से आपसे पूछ लिया कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो शेयर को जारी करती है। तो मैंने आपको पूरी कहानी भी बताई थी प्रोस्पेक्टस वाली कि भाई जनता को शेयर खरीदने के लिए कौन बुला सकता है, तो सार्वजनिक कंपनी। तो इस तालिका से ही 2 क्वेश्चन सीधे की सीधे ही एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिए। तो ये देखिए सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या तो 7। तो ये प्रश्न भी पूरी तरह सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जिसपे आपसे अकाउंट वाले सर बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 105 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 105 आया है वो लिक्विडेशन पर आया है कि परिसमापन प्रक्रिया के दौरान किस क्रम में ऋण का भुगतान किया जाएगा, यह तय करने की जिम्मेदारी कौन की होती है। तो देखिए सारी जिम्मेदारियां किसकी होती हैं, अब लिक्विडेटर जैसे ही अपॉइंट होता है तो सारी जिम्मेदारियां किसके पास चली आती है, लिक्विडेटर के पास चली आती है। लिक्विडेटर के पास चली आती है, वही क्या करते हैं, वही सारे लेनदारों और उनको सूचना भी देते हैं, और सारा अपना हिसाब किताब का ब्यौरा देते हैं, और सारी वही डिसाइड करते हैं कि किसको कब पेमेंट किया जाएगा। पूरी प्रेफरेंशियल पेमेंट हमने वो भी समझा था। तो ये सारी चीजें डिसाइड कौन करता है, लिक्विडेटर करता है। क्यों, क्योंकि एक प्रोफेशनल व्यक्ति है, इसको कोर्ट के द्वारा अपॉइंट भी इसलिए किया जाता है। और अंत में क्या करते हैं, ये अपना एक फाइनल अकाउंट भी बनाते हैं। ये भी मैंने बताया था कि फाइनल अकाउंट बताते हैं, सारी डिटेल उसमें देते हैं कि क्या क्या रिसिप्ट हुआ है और किन किन चीज़ों के लिए उन्होंने पेमेंट करा है। तो ये सारी चीज़ें भी यही करते हैं। और किसको किस प्रायोरिटी में पेमेंट किया जाएगा ये भी कौन डिसाइड करते हैं, लिक्विडेटर डिसाइड करते हैं। और मैंने एक और बात आपको बताया था कि कंपनी लिक्विडेशन में सारा काम, सारा बॉस जो होता है, मतलब इसका जो मालिक होता है, जो मेन व्यक्ति, जो मेन अधिकारी होता है, वो कौन होता है, वो लिक्विडेटर होता है। सारे पावर किसके पास होते हैं, इनके पास, लिक्विडेटर के पास होते हैं। बाकी सारे जो लोग होते हैं जैसे शेयर होल्डर या डिवेंचर होल्डर, वो क्या कर सकते हैं, वो केवल देख सकते हैं कि ये व्यक्ति अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बस ये क्वेश्चन वहीं से एग्जामिनर ने उठाया और इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिसमापक। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 जो कि मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। तो आपसे मैनेजमेंट वाले सर इसके बारे में बताएंगे। देखिए क्या बोल रहा है आपसे कि व्यवसायिक संगठन के किस रूप में लाभ साझा नहीं करता, मतलब ऐसा कौन व्यक्ति है जो लाभ को साझा नहीं करता। तो देखिए हमने क्लास में काफी डिस्कस करा था, और सीधा ही एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन ऐसा है जो लाभ साझा नहीं करता। मैंने आपको बता रखा था कि जो एकाकी व्यापारी होता है वो ही सारे के सारे लाभ वही रखता है, और अगर हानि भी होगी तो सारी हानि भी वही वहन करता है। इसी पॉइंट पर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि कौन अपना जो प्रॉफिट है वो शेयर नहीं करेगा। तो ये जो एकल स्वामी होता है ये अपना लाभ शेयर नहीं करेगा। ये देखिए सभी लाभ प्राप्त करता। तो आपके नोट्स में क्लियर मेंशन था, और सीधा ही प्रश्न पूछ डाला एग्जामिनर ने। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। इस पर आपसे बात करेंगे देखिए कि लाभ को साझा नहीं करता। तो देखिए एकल स्वामित्व, ये देखिए सब ये हमने सारे ऑप्शन पे भी डिस्कस करे थे कि एचयूएफ में क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में किस तरह से शेयर होता है, और पार्टनरशिप में किस तरह से होता है। जैसे 2 पार्टनर हैं
तो मैंने आपको बताया संविदा पे कि उसमें मेंशन होगा या तो बराबर के अनुपात में बांटेंगे, अगर बराबर में नहीं तो फिर जो उनका लिखा हुआ अनुपात उन्हें एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग बांटेंगे। पर यहाँ पर एकल स्वामित्व में क्लियर मैंने आपको बता रखा था यही पॉइंट सोल प्रोप्राइटरशिप में कि सारा लाभ इसी को मिलेगा, सारी हानि भी यही वहन करेगा। और सीधा प्रश्न पूछ लिया आपसे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर, इस पे बात करेंगे आपसे अकाउंट वाले सर। क्वेश्चन नंबर 107 जो है वो देखिए क्या बोल रहे हैं कि किसमें फिक्स रेट से आपको डिविडेंड मिलता है, उसे क्या किस नाम से जाना जाता है। वह शेयर जिसमें कोई लाभांश की निश्चित दर से प्राप्त होने का क्या होता है, हकदार होता है। तो देखिए किसमें फिक्स रेट से मिलता है, तो ये प्रेफरेंस शेयर में मिलता है। ये बात मैंने आपको डिस्कस भी करी थी। पूर्वाधिकार अंश शेयर जो होते हैं उनमें क्या होती है, जो लाभ की दर क्या होती है, निश्चित होती है। देखिए प्रतिवर्ष एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का इसमें क्या होता है, अधिकार होता है। इसी लाइन को एग्जामिनर ने उठा करके आपके सामने उस पर क्वेश्चन बना दिया कि देखिए ये यहाँ पर दिया है कि किस वह शेयर, अब देखिए उन्होंने लिख दिया वह शेयर जिसमें लाभांश निश्चित दर पर प्राप्त करने का क्या होता है, अधिकार होता है या हकदार होता है। तो ये किस में होता है, ये प्रेफरेंस शेयर में होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर उन्होंने दे दिया कि हकदार होता है, तो ये क्या है, प्रेफरेंस शेयर होता है। ठीक है, ये देखिए प्रेफरेंस शेयर पर एग्जामिनर ने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, समझ में आया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं 108 पर। 108 क्वेश्चन क्या है, 108वां क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू और करेक्ट ऑप्शन फॉर बिजनेस इंटाइटिटी कंसेप्ट। बिजनेस इंटाइटिटी जो कंसेप्ट होता है उस पर व्यवसाय की इकाई अवधारणा के कंसेप्ट के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसमें ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं, वो व्यापार की दृष्टि से लिखे जाते हैं। क्यों, क्योंकि व्यापार और उसके स्वामी को क्या माना जाता है, इसमें अलग अलग माना जाता है, ये बात है। तो देखिए इसमें बोला भी गया है कि ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड इट्स ओनर आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। व्यापार और उसके मालिक के बीच जो लेन देन होते हैं वो किसकी दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये बात मैंने आपको बताई हुई थी और ये बात हमने डिस्कस भी करी थी कि देखिए इंटाइटिटी कंसेप्ट में क्या बोला गया है, व्यवसाय के वित्तीय लेखांकन में समस्त व्यवहारों का व्यवसाय की ओर से लिखे जाते हैं। किसकी ओर से लिखे जाते हैं, व्यवसाय की ओर से लिखे जाते हैं। ये देखिए दूसरे शब्द में व्यवसाय का स्वामी अपने ही व्यवसाय से जिस पर वह नियंत्रण करता है पृथक व भिन्न माना जाता है। इस अवधारणा के परिणाम स्वरूप व्यवसाय के वित्तीय लेखांकन में समस्त व्यवहार किसकी ओर से लिखे जाते हैं, व्यवसाय की ओर से लिखे जाते हैं। तो देखिए इसी क्वेश्चन पर एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कि किसकी ओर से लिखे जाते हैं, तो वो व्यवसाय की ओर से लिखे जाते हैं। ये देखिए किसकी ओर से लिखे जाते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू से व्यवसाय की ओर से लिखे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने, ये वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया क्रेडिटर माना जाता है। तो देखिए इंटाइटिटी कंसेप्ट पर ही 2 से 3 क्वेश्चन एग्जामिनर ने यहीं से उठा लिए, इसी पॉइंट से, इसी आधे पेज से आपसे उठा लिए गए हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर कि देखिए इन्वेस्टर के लिए क्यों जरूरी है, इन्वेस्टर व्हाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आर इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर। निवेशकों के लिए वित्त विवरण विश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी जरूरत होती है, प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी हो जाती है। तो हमने पढ़ा भी था कि वित्त विवरणों के महत्व पढ़ा था हमने, और उसमें पढ़ा था कि प्रबंधकों के लिए महत्व, और दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था क्या, विनियोजकों के लिए महत्व। और देखिए इसमें मैंने आपको बताया भी था विनियोजकों के लिए महत्व में कि देखिए जो प्रॉफिट और लॉस होता है इन्वेस्टर, इसको क्या बोलेंगे, विनियोजक, मतलब जो इन्वेस्टर होते हैं। तो उसमें क्या होते हैं कि भैया ये क्या जानना चाहते हैं कि देखिए लाभ अर्जन कितनी क्षमता है, कंपनी की शोधन क्षमता कितनी है, प्रवृत्ति का तरलता कितना है, सरलता कितनी है, क्या ट्रेंड चल रहे हैं, ये सब बातें। तो देखिए वहीं पर ही लिखा हुआ है कि कंपनी के ऋण, व्यय और लाभप्रदता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो देखिए वही की वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि देखिए लाभ अर्जन के लिए ये देखिए लाभ अर्जन के लिए उन्होंने पूछा है, ये लाभ अर्जन के लिए। इसके बाद क्षमता, शोधन क्षमता के लिए, ये देखिए यही वाली बातों पर उन्होंने पूछ लिया कि ये देखिए ऋण क्षमता, व्यय और लाभप्रदता के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद क्वेश्चन 111 क्या पूछा गया है, बेस्ड ऑन वर्किंग कैपिटल फाइनेंस लोन विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल फाइनेंस। तो देखिए ये जो हमने व्यवसायिक वित्त में पढ़ा उसमें ये पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस का कौन सा सोर्स है, ठीक है, दीर्घकालीन वित्तीय पोषण का कौन सा स्रोत है, आपको ये बताना है। तो देखिए ये सारी डिस्कस की गई थी और मैंने आपको बताया भी था कि दीर्घकालीन, ये देखिए वापस से क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर ने एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि दीर्घकालीन वित्त का स्रोत कौन सा है। तो देखिए समता, और हमने बताया था ऋण पत्र, ये सब क्या है, दीर्घकालीन के स्रोत हैं। और देखिए एग्जामिनर ने एक और क्वेश्चन यहीं से उठा लिया और क्या पूछ लिया कि ये देखिए डिबेंचर और क्या इक्विटी, ये कैसे हैं, तो ये है लॉन्ग टर्म वित्तीय के सोर्स है, ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। क्वेश्चन नंबर 113 आपसे गोल्डन रूल पर ही पूछ लिया कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ठीक है। डेबिट जो आता है और क्रेडिट जो जाता है उस पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो देखिए जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ये किससे संबंधित है। तो ये देखिए चार्ट बना के मैंने दिया था कि आपको रटा होना चाहिए, और उस रटे हुए में से ही एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया
और उसका नाम क्या है, रियल अकाउंट। तो देखिए ये पूछ लिया किस प्रकार का है, तो ये रियल अकाउंट है। इस पर क्वेश्चन ने एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कि क्या है, वास्तविक खाता रियल अकाउंट है। और ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ था वास्तविक खाता रियल अकाउंट, इस पर एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 118 पर। 118 मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति पर है, तो ये सर आपको बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 118 मैंने आपको IMP भी मार्क कराया था ये कि इस पे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और डेफिनेटली उसने उसी पॉइंट पर जाके क्वेश्चन पूछा कि नीति गुणात्मक और मात्रात्मक उपाय का उपयोग करके अर्थव्यवस्था में जो मुद्रास्फीति होती है, महंगाई होती है या अपस्फीति को नियंत्रित करने को क्या करता है, रेफर करता है, संदर्भित करता है। तो कौन सी नीति होती है, तो देखिए ये हमने RBI पढ़ा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अंदर ये देखिए RBI की मौद्रिक नीति, और ये देखिए मौद्रिक नीति में हमने सारे पॉइंट डिस्कस करे थे कि बैंक नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, केस आपका हो गया, SLR हो गया, विभेदक ब्याज दर हो गई, चयनात्मक साख नियंत्रण और नैतिक प्रभाव, इन सब पे डिस्कस भी करा था। ये मौद्रिक नीति के अंदर आते हैं। और इस चार्ट को भी मैंने बोला था आप याद करके जाना, इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछता है मौद्रिक नीति में। तो उसने तो ऊपर से ही क्वेश्चन पूछ लिया, इसी पॉइंट पे उसने क्वेश्चन पूछ लिया मौद्रिक नीति पर। और तो ये देखिए सीधा की सीधा प्रश्न था कि जो नीति गुणात्मक और मात्रात्मक उपाय होते हैं ये किसके अंदर आते हैं, तो ये मौद्रिक नीति के अंदर आते हैं। सीधा ही प्रश्न आपसे पूछ लिया, और ये आपके नोट्स में कवर था, क्लास में भी हमने डिस्कस करा था। ये देखिए मौद्रिक नीति में, और ये देखिए मात्रात्मक, और ये देखिए गुणात्मक उपाय भी सब डिस्कस करे थे हमने। पर एग्जामिनर ने इसी पॉइंट पे आपसे पूछ लिया, ये मौद्रिक नीति के पॉइंट पर भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो ये सीधा आपके नोट्स में अवेलेबल है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। ये देखिए जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो निदेशक मंडल है, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, इनको कौन चुनता है, तो इस पे भी हमने पूरा डिस्कशन करा था क्लास में। ये देखिए आपका कंपनी का टॉपिक हमने डिस्कस करा था। इसके अंदर देखिए आपका स्टार्टिंग में ही ये आपको नोट्स में मिल जाता है कि देखिए जो कंपनी है इसमें जो व्यवसाय का संचालन करते हैं कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। तो कौन चुनता है इन्हें, तो ये देखिए ये पॉइंट पे देखिए ये अंशधारियों द्वारा चुने जाते हैं। ये देखिए अंशधारी द्वारा चुने जाते हैं। कौन चुने जाते हैं, संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुने जाते हैं। और सीधा ही प्रश्न आपसे पूछ लिया देखिए यहाँ पे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन चुनता है। ये देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये जो निदेशक मंडल है कौन चुनता है इन्हें, एक मिनट, ये देखिए जो निदेशक मंडल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इन्हें कौन चुनता है, तो देखिए अंशधारक, शेयर होल्डर, और आपके नोट्स में लिखा था ये देखिए अंशधारी। ये इसी पॉइंट से आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, इस पे आपसे बात करेंगे अकाउंट वाले सर। तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, एक ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए फिक्स कॉस्ट दे रखी है हमें, और क्या दे रखा है, पीवी रेशो दे रखा है। तो मैंने बताया था आपको कि ब्रेक इवन पॉइंट का ये क्वेश्चन है, ब्रेक इवन पॉइंट पर ये क्वेश्चन है। अभी बता देते हैं, देखिए यहाँ पर एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए ये क्वेश्चन दिया था बीईपी पे। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि देखिए फिक्स कॉस्ट यहाँ पर दी हुई है, फिक्स कॉस्ट, और देखिए क्वेश्चन में जो आपको दिया था नोट्स में उसमें देखिए फिक्स कॉस्ट दे रखी है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, पीवी रेशो दे रखा है। ये पीवी रेशो दे रखा है, यहाँ पे पीवी रेशो दे रखा है। और भी कोई रिक्वायरमेंट थी इसलिए यहाँ पर सेल प्राइस भी दे रखा है, नहीं तो देखिए यहाँ पर यही क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन वहीं की वहीं से आ गया। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट इन INR, मतलब आपको रुपीज में निकालना, और यहाँ पर क्वांटिटी में भी निकालना था, इसलिए क्वांटिटी दे रखी थी, नहीं तो देखिए ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला देखिए फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। तो देखिए हमको दे रखा है फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है, 50,000, हम यहाँ 50,000 रख देंगे, 50,000 हम ये रख देंगे। ये देखिए 50,000, ये 50,000 हमने रख दिया इंटू 100 डिवाइडेड बाय पीवी रेशो कितना दे के रखा है, पीवी रेशो दे रखा है 40, ये 40 नीचे आ गया। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। ये देखिए ये 50,000 दे के रखा है, ये देखिए 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 40, ये देखिए क्या आ गया, 1,25,000। इसका आंसर क्या आएगा, 1,25,000 आएगा। तो ये चेंज होगा आंसर। ठीक है, इस पे आपत्ति स्टूडेंट ने ऑलरेडी लगा दी है। हम ये देखिए तो इसका क्या है, 1,25,000 रुपए इसका आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गई। तो या तो क्वेश्चन, या तो इसका ऑप्शन चेंज कराया जाएगा, या फिर ये क्वेश्चन डिलीट होगा, जो भी होगा इन फ्यूचर में इस पर जरूर आएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है 124वां क्वेश्चन है, जो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग थोड़ी सी गलत हुई है, तो इस पर आपको डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट वाले सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 124 है, ये साझेदारों के प्रकार से आया है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराए थे सारे के सारे ही साझेदारों के प्रकार, और देखिए उसी से क्वेश्चन सीधा पूछ लिया। ये देखिए आपके नोट्स में थे साझेदारों के प्रकार, देखिए एक्टिव पार्टनर, और देखिए ये होता है डोरमेंट या स्लीपिंग पार्टनर।
तो देखिए इसको हिंदी में इसका नाम क्या होता है, निष्क्रिय या सुसुप्त या सुप्त, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको एक ऑप्शन में दिया था नाम मात्र का साझेदार, नॉमिनल पार्टनर, और एक आपका था लाभों के लिए साझेदार, मतलब जो माइनर पार्टनर होता है। ये तो चारों की चारों आपको ऑप्शन दिए गए थे। तो जब ये जो इस क्वेश्चन को जो इंग्लिश में ड्राफ्ट हुआ है, तो इंग्लिश की ड्राफ्टिंग तो सही है, लेकिन जब हिंदी में आता है तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, हिंदी में आके गलत हो जाता है। क्योंकि देखिए डोरमेंट जो पार्टनर होता है उसको ही, ये देखिए यहाँ पर देखिए आप, ये नोट्स में भी लिखा था, देखिए दोनों नाम आपके साथ में लिखे गए थे, देखिए स्लीपिंग और डोरमेंट, निष्क्रिय, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एग्जामिनर ने क्या करा, दो ऑप्शन दे दिया आपको, डोरमेंट भी कवर कर लिया तो डोरमेंट आ गया, और देखिए निष्क्रिय भी आ गया। तो इसके कारण ये क्वेश्चन कैसा हो गया है आपका, क्वेश्चन के ऑप्शन, दो ऑप्शन उन्होंने दे दिया, तो इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, डिलीट हो जाएगा। आपको मैंने देखिए नोट्स में क्लियर लिखा था, देखिए स्लीपिंग और डोरमेंट, एग्जामिनर ने क्या करा, एक ऑप्शन में स्लीपिंग डाल दिया, एक में डोरमेंट डाल दिया, एक ए में लग दिया डोरमेंट और डी ऑप्शन स्लीपिंग बना दिया, ठीक है। और ये देखिए हिंदी में जाकर के एग्जामिनर ने क्या करा, निष्क्रिय वर्ड यूज कर लिया। नहीं तो इंग्लिश में क्वेश्चन सही है, लेकिन हिंदी में जाके निष्क्रिय वर्ड यूज करने से क्वेश्चन क्या हो गया है, गलत हो गया है। और ये आपको मैंने इंपॉर्टेंट बताया, तो देखिए सीधा प्रश्न पूछ लिया। तो ये देखिए निष्क्रिय, ये वाले पॉइंट पे दो ऑप्शन बना दिए, ठीक है। तो इस कारण से ये क्वेश्चन के ऑप्शन क्या है, रिपीट हो रहे हैं, इसके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर, जिसपे आपसे अकाउंट वाले सर बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26, जो क्वेश्चन नंबर 26 है इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए अगेन लिक्विडेशन से क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि लिक्विडेशन में काम क्या होता है 26 में। देखिए क्या है, लेखांकन 126 है ना, 26 जो मैं शॉर्ट में बोल रहा था। तो लेखांकन में परिसमापन का उद्देश्य क्या होता है ना। तो ये मैंने आपको बताया था कि देखिए इसका उद्देश्य क्या होता है कि भैया सब चीजें बेच दो और अब क्या करो, जो पैसे मिले उससे आप क्या करो, सब पेमेंट कर दो। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस करी थी कि देखिए पैसे वसूली करो और फिर उसके बाद पेमेंट करो, क्या करेंगे, कानूनी व्यय का पेमेंट करेंगे, सारी चीजें जो पे करेंगे। और उसके बाद देखिए जो अगर फ्लोटिंग ऋण पत्रधारियों का भुगतान करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य जो लिक्विडेटर का उद्देश्य होता है वो क्या होता है, लिक्विडेटर का उद्देश्य ये होता है कि भैया एक तरफ से मनी लो, मतलब हमारी असेट बेच करके मनी लो और इससे क्या करो, इससे पेमेंट करो और कंपनी को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। मतलब कंपनी तो बंद होना स्टार्ट हो जाती है, उसका व्यापार तो बंद हो ही जाता है, पर पूरी तरह से उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। तो बस उस बात पर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि लेखांकन में परिसमापक का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए व्यापार को जारी रखना होता है क्या, नहीं, व्यापार बंद कर दिया जाता है, जारी रखना नहीं होता है। क्या व्यवसाय को मूल्य को बढ़ावा देना होता है, नहीं, क्यों, क्योंकि अब तो व्यापारी बंद कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होता। लेनदारों को उनकी संपत्ति वितरित करना, मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो असेट है, मतलब जो पैसे हैं वो पैसे उनको देना, ठीक है। क्या ऑनरशिप ट्रांसफर करेंगे, नहीं, यहाँ तो व्यापारी बंद कर रहे हैं तो ऑनरशिप भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो उस लिहाज से ये जो ऑप्शन है इसमें ये सही बैठ रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक में ही बताया था, तो ये क्वेश्चन वहां से बना हुआ है। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पर। इस पर मैनेजमेंट वाले सर डिस्कस करेंगे, तो ये इसका ऑप्शन बदलेगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 130 है उस पर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन 20 में क्या हो रहा है, नॉन बैंकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, गैर बैंकिंग संगठन होते हैं, इसकी सदस्यता या साझेदारी की अधिकतम सीमा क्या है। देखिए हमने बात करी थी नॉन बैंकिंग मतलब पार्टनरशिप हो गया फिर आपका। तो देखिए पार्टनरशिप में देखिए यहाँ पर जब हमने बात की थी, ये देखिए तो ये पूरा रूल भी डिफाइंड है यहाँ पर आपका नोट्स में कि साझेदारों की संख्या। तो देखिए कंपनी एक्ट 2013 की धारा जो 464 है उपधारा 1 है, उसमें कितनी संख्या बता रखी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की 100। लेकिन सरकार ने रूल बना रखा है और रूल के तहत क्या कर रखा है, नोटिफाइड कर रखा है। तो रूल कौन सा है, रूल है कंपनी विविध जो कंपनी मिसलेनियस रूल है 2014 के। इसका जो नियम है रूल के कौन सा है, रूल 10, उसमें मेंशन है कितनी संख्या, 50। तो इसके कारण ये क्वेश्चन क्या है, आपको 20 जारी किया है लेकिन इसका आंसर चेंज हो जाएगा और चेंज होकर इसका क्या हो जाएगा, 50। तो जो भी स्टूडेंट ने इस पे 50 लगाया है उनका उत्तर क्या होगा, सही होगा। और क्लास में मैंने कई बार आपको ये बात बताई थी कि ये इंपॉर्टेंट है, वेरी आई एम पे मार्क करना अमेंडमेंट है इसके कारण। और देखिए सीधा प्रश्न पूछ लिया 50 पे, तो जिस भी स्टूडेंट ने 50 टिक करा उसका उत्तर क्या होगा, सही होगा। और जिसने 20 भरकर आए हैं वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 131 है कि देखिए जो खुदरा विक्रेता है मतलब जो आपकी रिटेल में दुकान है वो, या जो फेरी वाले जो आपके सब्जी बेचने फल बेचने आते होंगे वो, और छोटे किराना दुकान या सैलून व्यवसाय किसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए ये आपके एकल स्वामित्व के अंदर आते हैं। और जब नोट्स आप देखेंगे एकल स्वामित्व का तो उसके देखिए टॉप पर ही मैंने पूरी कहानी आपको समझाई थी एकाकी व्यापार की। और देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में भी आपका लिया था, देखिए उसकी दुकान,
और बस उन्होंने इस स्टोर को ही उठा के क्वेश्चन बना दिया। ये देखिए, ये आ गई उसकी छोटी सी किराना दुकान, और हमने इस पे बात भी करी थी कि आपके आसपास जो भैया किराना दुकान है जहाँ पर आप बिस्किट लेने वगैरह जाते हैं, तो देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे पूछ डाला और पूरा डिस्कस करा था हमने क्लास में, तो ये आपके नोट्स से ही क्वेश्चन आया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। इस पर आपसे बात करेंगे अकाउंट के सर। देखिए, जो जो ये साइड में टिक लगे हैं इसका मतलब है ये डायरेक्टली नोट्स से आए हैं। हमने यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिए हैं उन्हें ही आधार क्या बनाया है कि जो नोट्स में हमारे मेंशन थे, कुछ ऐसी चीज़ें जो क्लास में भी डिस्कस हुई है वहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जो आधार बनाया है वो केवल नोट्स को बनाया ताकि हम आपको ये बता पाए। ठीक है, चलिए अब आपसे बात करेंगे अकाउंट वाले सर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 134 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 क्या बोल रहा है कि कॉस्ट टेक्निक नहीं है। तो देखिए, अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो और अगर आप सीधे भी जाएंगे तो इसका आंसर सही लगा सकते हैं। सामान्यतः देखिए क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट टेक्निक नहीं है, विच इज नॉट अ कॉस्ट टेक्निक। तो देखिए, कॉस्ट टेक्निक का मतलब क्या है कि कौन सी जो लागत की तकनीक नहीं है। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, सारे अकाउंट का रिकॉर्ड रखते हैं। क्या इसमें कॉस्ट की कोई टेक्निक लगाई जाती है? नहीं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और बजटरी कंट्रोल, कंटिन्यूअस बजटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सारी क्या है, कॉस्ट टेक्निक है, कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक है। ये हमने डिस्कस भी करा था और यहाँ पर दिया भी था। देखिए, मानक लागत मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी नियंत्रण मतलब वही बजटरी कंट्रोल। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने दिया हुआ भी था, ये सारे आपको कंट्रोल कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स के बारे में दिया हुआ था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है और बजटरी नियंत्रण मतलब बजटरी कंट्रोल होता है। तो ये सारी बातें आपको बताई गई थी। तो देखिए, ये तीनों पॉइंट कहाँ से आ जाएंगे, हमारे उससे आ जाएंगे कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक से। और बचेगा क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए, यहाँ पर कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात नहीं की गई है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, ये कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर ने पूछा था कि कौन सी कॉस्ट टेक्निक नहीं है। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक नहीं है। चलिए, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 135 पर, जो मैनेजमेंट का है। तो मैनेजमेंट वाले सर डिस्कस करेंगे। देखिए, 135 क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक का कौन सा कार्य नहीं है। इस पे पूछ रहा है कि आरबीआई के कौन से कार्य नहीं है। हमने क्लास में डिस्कस करे थे और इंपॉर्टेंट मार्क भी करा था। और सीधा ही प्रश्न देखिए आपके नोट्स में लिखा है कि रिजर्व बैंक के कार्य, और देखिए ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम वगैरह सब समझा था हमने, और उसमें सीधे सीधे जो पॉइंट बने हैं उसी से क्वेश्चन पूछ लिया कि बैंकों के बैंक के रूप में क्रेडिट कंट्रोल का काम करता है, फॉरेन एक्सचेंज का काम करता है, ये सभी इसके काम है। तो उसने क्या पूछा, कौन सा कार्य नहीं है। तो हमने सभी कार्य देख लिए थे। और ये देखिए, तो जनता को ऋण देना और जनता से जमा स्वीकार करना, ये इसका कार्य नहीं था। देखिए, बैंकर के रूप में, देखिए बैंकर बैंक, ये ऋण का नियंत्रण, विनिमय प्रबंध और नियंत्रण। ये देखिए बैंकर बैंक आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। ये देखिए बैंकर बैंक। फिर आपको देखिए कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, तो ये देखिए क्रेडिट कंट्रोल आपके नोट्स में लिखा है। फिर देखिए आपको लिखा है एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, तो ये देखिए आपके नोट्स में लिखा है एक्सचेंज कंट्रोल। सीधा ही प्रश्न आपके नोट्स से पूछा गया, इंपॉर्टेंट भी आपको मैंने क्लास में लगवाया था। अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, जिसपे आपसे बात करेंगे अकाउंट के सर बात करेंगे। चलिए, देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन वापस से पूछ लिया गया। उन्होंने क्या बोला कि आपकी असेट कितने से बढ़ रही है, 24 से बढ़ रही है, और जो इक्विटी आपकी कितनी बढ़ रही है, 7,000 से बढ़ रही है। तो जो आपकी लाइबिलिटी में चेंज होगा वो कितने से होगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि वो आपको क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, या तो आपको ये फॉर्मेट में कर लेना है, या फिर आपको क्या करना है, आपको बैलेंस शीट बना लेना है। आपको बैलेंस शीट बना लेना और जो जो फिगर जिधर दिए हुए हैं वो लिखते जाना है। तो देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, असेट कितनी दी हुई है, 24, तो हम इधर लिख देंगे 24। और क्या बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं लाइबिलिटी कितने की बोल रहे हैं, इक्विटी बोल रहे हैं 7 की। तो बस मैंने आपको बोला था कि जो जिधर का है वो ले लेना और आपका बैलेंसिंग फिगर में आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर 24 आया, इसका टोटल 24 में से 7 घटा देंगे, 24 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 17 क्या होगी, ये इधर लाइबिलिटी साइड आ गया, 17 क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी। बस उनने यही पूछा, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी कितने से हो जाएगी, 17 से। और अच्छी बात देखिए एग्जामिनर की कितनी समझदारी से उन्होंने काम करा, 17 केवल एक ही बार दिया है, डिक्रीज नहीं दिया उन्होंने 17। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 17। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस भी करा था ये क्वेश्चन, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से, यहाँ से क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन से उन्होंने पूछ लिया, और केवल एक ही जगह 17 दिया है कि अगर आप ये फॉर्मेट भी अपनाते जो मैंने क्लास में डिस्कस किया था तो अपने आप आपका 17 आता और आपको कुछ भी नहीं करना था, डिक्रीज इंक्रीज भी देखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक ही जगह 17 ऑप्शन आ रहा था। चलिए, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 144 पर, जो कि मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। तो मैनेजमेंट वाले सर आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 144 जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि व्यवसाय संगठन में स्वामित्व, जो ऑनरशिप है और जो मैनेजमेंट है वो किसमें अलग अलग होते हैं। तो ये भी हमने पूरा क्लास में समझा था कि देखिए जो ऑनरशिप है और जो मैनेजमेंट है दोनों अलग अलग किस में होते हैं, कंपनी के केस में होते हैं। हमने इसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, सेपरेट लीगल
एंटिटी वाला, ये देखिए पृथक वैधानिक अस्तित्व की कंपनी अलग होती है, जो कंपनी के सदस्य हैं वो अलग होते हैं। ये देखिए कानून की दृष्टि में, कानून मतलब कौन सा कानून, कंपनी अधिनियम। तो देखिए व्यवसाय एवं इसके स्वामियों दोनों को कैसा एक नहीं मानते, मतलब कैसा माना जाता है, अलग अलग माना जाता है। तो उसने वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि देखिए स्वामी और प्रबंध विभाजित है मतलब अलग अलग हैं। तो किसमें ऐसा होता है, तो देखिए संयुक्त स्टॉक कंपनी या कंपनी बोल लो, तो देखिए सीधा ही आपसे प्रश्न पूछ डाला है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 145 पर, जिसपे आपसे बात करेंगे अकाउंट वाले सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 पर भी 144 पर भी ये था कि देखिए मैनेजमेंट अलग होता है। मैनेजमेंट कौन संभालते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालते हैं, जबकि ऑनरशिप किसके पास होती है, ऑनरशिप जो होती है वो शेयर होल्डर के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 145 क्या बोल रहे हैं कि कौन सी जो पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो देखिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ये देखिए यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बोला उन्होंने कि और ये देखिए लाभों को साझा करना, ये देखिए साझेदारों की विशेषता उन्होंने बोली भी है क्वेश्चन में कि कौन सी विशेषताएं नहीं है। तो हमने विशेषताएं पढ़ी है कि कौन सी विशेषताएं, तो देखिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, तो यहाँ पर उन्होंने कहा व्यक्तियों का समूह, ये देखिए व्यक्तियों की बहुलता। इसके बाद उन्होंने कहा कि लाभ का विभाजन, तो देखिए प्रॉफिट शेयरिंग, ये यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग का ये देखिए यहाँ पर ये पूछा भी गया है कि प्रॉफिट शेयरिंग ये आ गया। इसके बाद उन्होंने कहा क्या कि साझेदारों के बीच अनुबंध होना चाहिए। तो देखिए साझेदारों के बीच अनुबंध, तो ये देखिए ये नॉन कॉन्टेक्चुअली, अब उन्होंने साझेदारों के बीच अनुबंध होना चाहिए, तो क्या गैर संवैधानिक संबंध होता है, नहीं, अनुबंध होता है, चाहे वो कैसा हो, चाहे वो लिखित हो या मौखिक हो, ये मैंने आपको बात कही थी। तो देखिए ये वाली बात गलत है। और इसके बाद बोला है व्यवसाय का संचालन, तो देखिए मैंने आपको कहा था कि किसी भी साझेदारी के लिए 3-4 चीजें होनी चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए, उनके बीच में संबंध होना चाहिए, व्यवसाय होना चाहिए और प्रॉफिट कमाने का उनका मोटिव होना चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, उस जो कॉन्ट्रैक्ट है, संविदा है, उसी को क्या करा, हटा दिया और उसको लिख दिया, जबकि संविदा होना चाहिए, चाहे वो कैसा हो, चाहे वो लिखित हो या मौखिक हो। ये बात हमने पढ़ी थी। तो देखिए उन्होंने कहा क्या, नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल गैर संविदात्मक संबंध, तो ये हमारी विशेषता नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां से एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इस पॉइंट से क्वेश्चन एग्जामिनर ने इसको बदल करके क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। चलिए इसके बाद बात करते हैं कर्ता पर, तो ये बात करेंगे मैनेजमेंट वाले सर। तो ये आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक संयुक्त हिंदू में पारिवारिक व्यवसाय किसके द्वारा प्रबंधित, मतलब किसके द्वारा मैनेज किया जाता है। आईएमपी मार्क लगाया था मैंने आपको कर्ता को, और देखिए सीधा ही आपके नोट्स में ऊपर ही लिखा था, देखिए मुखिया या कर्ता कौन है। बस इसी पॉइंट को उसने पूछ लिया कि देखिए व्यवसाय का प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है एचयूएफ में। तो ये देखिए मुखिया या कर्ता के हाथों में होता है पूरा के पूरा प्रबंध, और बस इसी पॉइंट से पूछ लिया कि व्यवसाय का प्रबंध एचयूएफ में कौन करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए था कर्ता या मुखिया, और आपका क्वेश्चन सही हो जाता। आईएमपी भी मार्क कराया था आपको। और ये देखिए कि संयुक्त हिंदू परिवार में कौन मैनेज करता है बिजनेस को, तो कर्ता करता है, कर्ता या मुखिया। अब चलिए बात करेंगे आपसे अकाउंट वाले सर। 147वें क्वेश्चन पर बात करते हैं। उसके पहले देखिए 146वें क्वेश्चन इतना इजी था कि अगर आपने एक बार एचयूएफ भी पढ़ लिया होता ना तो कभी गलती नहीं होती, क्योंकि देखिए बाकी सारे आंसर ही कैसे हैं, सीएफओ, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब तो बात ही नहीं होती एचयूएफ में। तो अपने आप आपका कर्ता भी ऐसे भी आपका सही हो सकता था। चलिए बात करते हैं 147वें क्वेश्चन पर। ये क्या बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कौन सा वित्त विवरण एक विशिष्ट अवधि के कंपनी के राजस्व और व्ययों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मतलब जो रिवेन्यू और एक्सपेंसेस वो स्पेसिफाइड पीरियड वो किसके बारे में बोलता है, किस पीरियड, एक स्पेसिफाइड पीरियड में, मतलब जैसे मान लीजिए 2022 से लेकर 2023 के अंतर्गत जो भी एक्सपेंसेस और इनकम हुई है वो कौन सा स्टेटमेंट बताता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट बताता है, इनकम स्टेटमेंट। मैंने आपको ये बुक्स में भी दिया था कि इनकम स्टेटमेंट, देखिए वही की वही क्वेश्चन एग्जामिनर ने यही पॉइंट पर क्वेश्चन उठाया है कि इनकम स्टेटमेंट, आय विवरण। ये देखिए इनकम स्टेटमेंट या आय विवरण, देखिए हिंदी में आय विवरण और इनकम स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर लिखा भी है मुख्यतः व्यापार, इसमें क्या क्या शामिल होता है, लाभ हानि खाता और ट्रेडिंग अकाउंट आता है। ये क्या बोलते हैं, संपूर्ण वर्ष में हुए व्यय और आयों का बताया जाता है और उसे लेखा अवधि से संबंधित लाभ हानि को दर्शाते हैं। देखिए उन्होंने बोला है संपूर्ण व्यय, जो स्पेसिफाइड पीरियड है उसमें जो भी रिवेन्यू और जो भी क्या हुए हैं एक्सपेंसेस हुए हैं उनको किसमें बताया जाता है, तो इनकम स्टेटमेंट में बताया जाता है। ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन इस पर देखिए लिया है, इनकम स्टेटमेंट उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, इनकम स्टेटमेंट इसको कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, समझ में आई बात। चलिए
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 149 पर। देखिए कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन मैंने आपको समझाया था, कॉस्ट रिडक्शन कॉस्ट कंट्रोल दोनों चीजों को एकदम एग्जांपल लेकर के हमने बात करी थी, इस पर एग्जांपल लेकर के बात करी थी। तो यही क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर ने पूछ लिया कि कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या करते हैं, हम इकाई लागत निकालते हैं वास्तविक और स्थायी रूप से। क्या करते हैं कॉस्ट कंट्रोल में, हम कॉस्ट कंट्रोल में मैंने आपको बताया था कि सामान एलईडी लाइट्स, ये सारी बातें बोली थी। कॉस्ट रिडक्शन के अंदर हमने क्या बोला था, कॉस्ट रिडक्शन के अंदर मैंने बताया था कि जो एलईडी लाइट को हम बदल देते हैं, ताकि क्या होता है अगर एलईडी लाइट से एक बार अगर हम बदल देंगे चीजों को तो हमारे आप अपने आप, जैसे बल्ब मैंने बताया था 100 वाट का बल्ब है आपका, उसको हमने एलईडी से बदल लिया 9 वाट की, तो अपने आप आपका बिजली का बिल हरदम के लिए कम हो जाएगा। और जबकि कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट कंट्रोल में क्या होता है, टेम्पररी होता है। हम 100 वाट का बल्ब क्या करते हैं घर में बंद करके बैठे रहते हैं, तो वो है। तो वही ये बोल रहा है कि कॉस्ट कंट्रोल इन्वॉल्व आइडेंटिफाई एंड मैनेज कॉस्ट वाइल कॉस्ट रिड्यूसिंग इन्वॉल्विंग द रिडक्शन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वहां से एग्जामिनर ने पिक करा है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है वो लास्ट क्वेश्चन था, वो था लिक्विडेशन के। लिक्विडेशन में वैल्यू का, असेट का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। तो देखिए लिक्विडेशन के समय हम कर ही क्या रहे हैं, लिक्विडेशन के समय हमारे पास जो असेट है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम बेचने जा रहे हैं, उसको हम बेचेंगे। मतलब जो हमारी फेयर वैल्यू है, जो क्या है फेयर वैल्यू है। अब फेयर वैल्यू क्या होगी, अगर आज मान लीजिए मेरे पास एक संपत्ति है, एक बिल्डिंग है, और वो बिल्डिंग को हम बेचने जाएंगे, तो फेयर वैल्यू का मतलब क्या है, जो मार्केट में हमें मिल जाएगी, जो मार्केट में हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो वही, तो यहाँ पर फेयर वैल्यू नहीं देते हुए उन्होंने क्या दे दिया, मार्केट वैल्यू दे दी। क्या दे दी, मार्केट वैल्यू दे दी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू। ये देखिए यहाँ पर लिया भी था कि असेट रियलाइज, संपत्तियों से वसूली, संपत्तियों से वसूली को क्या रखा जाता है, जो कहीं भी गिरवी नहीं रखी गई तो वसूली की गई राशि लिखी जाती है, जो वसूली की गई राशि। अब वसूली की गई राशि क्या मिलेगी आपको, कोई भी संपत्ति अगर आप बेचोगे तो आपको मार्केट वैल्यू ही तो मिलेगी। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि उसको यहाँ पर लिखा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मार्केट वैल्यू। देखिए एक दो क्वेश्चन जहां जहां हमें लगे हमने वो आपको मैंने बता दिया है कि ये क्वेश्चनों पर आप जो है क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चनों पे ऑलरेडी ऑब्जेक्शन हो गए, खास करके जो कॉस्टिंग के क्वेश्चन थे उनमें बहुत गलती करी गई थी। कॉस्टिंग के क्वेश्चन जो थे वो गलत थे, उनमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे वो सारे ही क्वेश्चनों के आंसर गलत निकले थे। तो उन पर आप जरूर से ऑब्जेक्शन फाइल कर दीजिएगा। कुछ एक जो ऑब्जेक्शन मैंने आपको बताए थे क्लियरली, वहां पर वो जरूर आपसे कर दीजिएगा। और देखिए 68 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आपको नोट से डायरेक्टली आए थे, मतलब ये डायरेक्टली आपको नोट से इसका लिंकेज मिल रहा था। मतलब नोट्स में डायरेक्टली आप अगर नोट्स प्रॉपर्ली पढ़ के गए थे तो आपके क्वेश्चन ये तो डायरेक्टली बन जाते। कुछ क्वेश्चन तो कंसेप्ट पर डिस्कस किए गए थे, कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट पर थे, जैसे इंसॉल्वेंसी वाला एक जो मैंने आपको बताया, सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट लिक्विडेशन। अब वो कंसेप्ट पर था, जब आप पूरा लिक्विडेशन अगर आप समझ के गए थे ना तो वो वाला क्वेश्चन भी आप बना लेंगे, पर हमने नहीं लिया। क्यों, क्योंकि हमने उसको डिस्कस नहीं किया था सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट लिक्विडेशन को। एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि लिक्विडेशन और विघटन में क्या अंतर है, वो वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि समापन और विघटन में क्या अंतर है, वो क्वेश्चन भी नहीं लिया था। वो क्यों, क्योंकि हमने उसको डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में नोट्स में नहीं दिया गया था। तो कई क्वेश्चन ऐसे थे जो आप कंसेप्ट पर बना ले जाएंगे, बट वो क्वेश्चन एग्जाम में हमारे पास वो नहीं होने के कारण, क्या नहीं होने के कारण, आपके नोट्स में डायरेक्ट उसका सपोर्ट नहीं होने के कारण हमने उसको नहीं लिए। 68 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपके डायरेक्टली कहां से आए हैं, इस 120 में से 68 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपके नोट्स से रिलेटेड है। मतलब जो आप नोट्स प्रॉपर्ली पढ़ के गए थे तो डायरेक्टली आपको 68 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिल रहे थे जो आपके नोट से रिलेट हो रहे थे, जो आपके रिलेट हो रहे थे क्वेश्चन। और इसमें से आप देखेंगे कि करीबन 55 टू 58 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनका आपको दिमाग भी लगाने की बजाय आप केवल पढ़ के गए थे तो भी हो जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जामिनर ने उठाया था क्वेश्चन, जैसे इंटाइटिटी कंसेप्ट हुआ, या ये देखिए मुखिया करता है काम, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, एकदम ही डायरेक्ट क्वेश्चन था कि आपने एक बार बस पढ़ के गए होंगे ये हो जाएगा। ये देखिए विशेषताओं पर क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कोई कंसेप्ट भी आपको अपना माइंड अप्लाई करने की बजाय आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ही समझ में आ गया था और हो जाएगा। देखिए सेपरेट लीगल इंटाइटिटी का कंसेप्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर ये देखिए मैंने आपको फॉर्मूला जो बताया था उस पर आप निकालते अपने आप डायरेक्ट क्वेश्चन आता। तो ये वो क्वेश्चन थे जहां पर आपको कुछ भी नहीं है, देखिए बैंकों का बैंक और ये सब, ये वो क्वेश्चन थे जहां पर आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आता और आप सीधा बना कर ले आते। इसके लिए मतलब आपको यहाँ पर थ्योरी को भी इंटरप्रिटेट करने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन डायरेक्ट आया था। मतलब यहाँ पर ये कहने का मतलब है मेरा, जैसे ये देखिए शॉप का क्वेश्चन अपने आप फेरी वाला और ये सब काय में आते हैं तो सोल प्रोप्राइटर में आते हैं। अब देखिए अपने आप आपको ये याद आएगा आपने जैसे ही नोट देखा। तो मतलब ये क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसके ऊपर आपको ये देखिए 50 क्वेश्चन। अब ये इसमें क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, तो मतलब आपको इसमें थ्योरी को भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आपके लिए क्वेश्चन बन रहे थे। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे थे 68 में से 55 के आसपास। ये देखिए जैसे ये क्वेश्चन, अब ये सीधा की सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पर बेस्ड आया है जो मैंने आपको बताया। तो ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आए हैं, मतलब इनके लिए आपको बस क्या करना था, आपने एक बार नोट्स देख लिए थे, एक बार क्लासेस देख ली थी तो ही बन जाते। मतलब 68 में से 55 से
वो क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपके डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन आपसे रिलेट हुए हैं। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने जब थ्योरी समझ रखी थी तो उस पर आ जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने लिए नहीं नोट्स में क्योंकि उनका रेफरेंस नहीं था, बट वो क्वेश्चन थे। जैसे नेट वर्किंग कैपिटल, मैंने रेशो एनालिसिस जब पढ़ाया था तो आपको ये बात बताई थी कि नेट वर्किंग कैपिटल पर मैंने आपको क्वेश्चन जब सॉल्व कराया था क्लास में, तो उसमें ये क्वेश्चन आप वहां से इस क्वेश्चन को सही कर लेते। तो इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन हैं। उम्मीद होगी आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के लिए आपको बताए गए हैं वो क्वेश्चन पर जरूर से ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा। मे बी वो एग्जामिनर उस पर रिव्यू करे और क्वेश्चन या तो हटेंगे या क्वेश्चन के जवाब सही होंगे। और अगर क्वेश्चन हटता है तो देखिए मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन अगर हट जाएगा तो सबके लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि सारे जनों का क्या होता है, इससे क्वालिफाई ऊपर आ जाता है, मतलब सबके क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। अगर क्वेश्चन हटता है तो देखिए उसमें किसी का नुकसान नहीं होता है, सबको ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉफिट होते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन गलत होते हैं, जो क्वेश्चन गलत होते हैं, तो उसका ओवरऑल देखा जाए तो इम्पैक्ट पॉजिटिव ही आता है, मतलब सबके नंबर जो है वो बढ़ते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो नहीं होगा, क्योंकि कॉमर्स का एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब कई बच्चे पूछते हैं सर फिर हमारे चेंज हो जाते हैं नाम मार्क्स, तो उस पर भी मैं लेकर आऊंगा कि चेंज कैसे होते हैं, उस पर एक वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा। आज या कल में मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आ जाऊंगा कि किस प्रकार से आपके जो है ये हो जाएंगे। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन तक पहुंच जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आने वाले समय में मैं जरूर से लेकर के आऊंगा वीडियो की आपके नंबर कैसे बढ़ सकते हैं, क्या क्या एस्पेक्ट है जहां से आपके नंबर बढ़ सकते हैं। और आप ऑब्जेक्शन जरूर से लगा दीजिएगा। 16 तारीख आखिरी है, तो आज और कल का दिन है, तो जरूर से अपने ऑब्जेक्शन जो जो आपको क्वेश्चन लग रहे हैं आपके एंड से भी, जो जिन क्वेश्चनों पर आपको लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो देखिए 50 रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं है। 50 रुपए एक छोटी सी रकम है, आप इतना अफोर्ड हर एक बच्चा कर सकता है। तो आप जरूर से ऑब्जेक्शन लगाएं, ठीक है। ऑब्जेक्शन के ऊपर भी वीडियो बनाकर रखा हुआ है कि किस प्रकार से ऑब्जेक्शन लगाते हैं, एकदम इजी सा प्रोसेस है। आपको बस क्वेश्चन सिलेक्ट करना होते हैं और 50 रुपए का पर क्वेश्चन आपको पेमेंट करना होता है पर क्वेश्चन पर, तो आपका वो ऑब्जेक्शन लग जाता है। तो दे दीजिए, क्योंकि देखिए 500-600 रुपए का तो हमारा फॉर्म भराता है, तो अगर उस हिसाब से भी देखा जाए तो ऑब्जेक्शन लगाने में कोई हर्ज नहीं है। जहां जहां आपको लग रहे हैं ऑब्जेक्शन जरूर से लगाएं, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो चीजें बदल जाएंगी। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 71, 72, 73 और 74, और इसी प्रकार से जब 80 की सीरीज में वहां पर जाएंगे तो 86, 87 ये वाले फिगर बहुत ज्यादा, 88 और 89, इस प्रकार के स्टूडेंट कई सारे हैं जिनके ये नंबर आए। तो देखिए 3-4 नंबर वाले स्टूडेंट के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी में भी कहीं कहीं चांसेस है जहां आपके नंबर बढ़ सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्शन जरूर लगाएं, वीडियो शेयर जरूर से करें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो जरूर से वीडियो शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपको ला के आने वाला हूँ वीडियो कि आपके नंबर कैसे बढ़ सकते हैं, तो उस पर भी नॉर्मलाइजेशन और कैसे नंबर बढ़ सकते हैं उस पर भी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद होगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।